आती है और अपने जीवन का चुनाव करती है, परिस्थितियों का चुनाव करती है। मैंने ऐसे भाई का चुनाव किया जिसे ब्रेन ट्यूमर होगा। आज कोई कल्पना करे अगर 13 साल का बच्चा अपने 12 साल के भाई को ये देख रहा है कि मम्मा दिन भर उसकी नाक के आगे ही देख रही है, वो श्वास ले रहा है, वो जिंदा है कि मर्दा है। मैं 1 साल तक सिर्फ वाइट कलर के कपड़े पहनती हूँ। मैंने कोई रंग नहीं पाया। मैंने कहा मुझे कोई रंग संसार का चाहिए ही नहीं। व्हाट इज़ द लाइफ आफ्टर डेथ। मैं वेदों के ऊपर चर्चा कर रही हूँ, मैं उपनिषदों के ऊपर बोल रही हूँ। तो मेरे मुंह से अकस्मात निकलता था मैं सत्युग लेकर आऊँ। मैंने गलती की बेटा 26,000 साल बाद आएगा। तो मेरा हृदय मानने को ही तैयार नहीं था। ये मेरी लाइफ का, अगर आत्मा की यात्रा की बात करेंगे तो मैं समझती हूँ ये मेरे इस जीवन के गर्भ में, जब कहते हैं ना बच्चा पैदा होता है तो लेकर आता है बंद मुट्ठी में, ये लेकर आई थी अपने साथ में। नमस्ते। आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संभवता की सीमा को जानने के लिए असंभवता के आगे निकलना पड़ता है। आज जो व्यक्तित्व हमारे साथ है वो इसकी जीवंत उदाहरण है। आज हमारे साथ है ब्रह्म विद्वमणि आशा गुप्ता जी दिल्ली से। आशा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मा की यात्रा की श्रृंखला में। नमस्कार। आशा जी, आप हमें बताइए कि आपकी यात्रा तो बहुत ही सुंदर रही है, लेकिन हम आपके बचपन के बारे में पहले जानना चाहेंगे। कौन कौन थे आपके परिवार में, कैसा था आपका बचपन? मेरे परिवार में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और मेरे परिवार में मेरी ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, हमारी 6 बुआ, बिग फैमिली, और मम्मी पापा, हम लोग 5 भाई बहन, इस तरह का हमारा परिवार था। 2 चाचा होते थे, तो इट्स अ बिग फैमिली, एक बड़ी परिवार था। और एक बहुत ही प्यारा बचपन था राधिका, कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार में एक ऐसा माहौल होता था जहाँ संध्या भी होती थी, हवन भी होता था, रामायण भी होती थी, गीता भी होती थी। सो एक अगर मैं माहौल देखती हूँ तो एक इस तरह का माहौल था। वैसे पारिवारिक माहौल देखती हूँ तो सारा दिन शोर था, बहुत ही प्यार था, झगड़ा भी था, क्योंकि बिल्कुल बराबर बराबर उम्र के हम लोग थे। तो एक तरह से जिसे कहते हैं रियल जो सिस्टरहुड की मैं बात करती हूँ, सब लोग जानते हैं, तो वो मैंने बचपन में देखा कि अगर हम लोग भाई बहन के बीच में 1-1 साल का अंतर है, 2-2 साल का अंतर है। जो मेरी बुआ वगैरह हैं उनमें 1.5 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है। अगर मेरे मामा मौसी हैं मुझसे 1 साल बड़े हैं, 2 साल हैं, तो इस तरह का मैंने एक बचपन जिया है जहाँ सब दोस्त की तरह थे। कोई माहौल में मतलब ये नहीं था कि छोटा है कि बड़ा है। हम सब साथ में खेलते थे, साथ में हंसते थे, साथ में रोते थे। अगर हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं घर का, सपोज अगर हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं तो सभी पेंटिंग कर रहे हैं। अगर हम लोग सर पे ऑयल लगा रहे हैं तो पूरी लाइन बन जाती थी, पूरी जस्ट लाइन छोटे वाले का बड़े वाला, उसको सर पे मसाज हो रही है, बड़े वाला तो जिसे पिक्चर्स में आजकल बोलते हैं ना, इसे घर क्यों जिला घोषित कर दो। तो मेरा तो भाग्य में ऐसे रहा कि मेरा तो घर भी ऐसे ही रहा और शादी के बाद का ससुराल भी ऐसे ही रहा। तो मुझे एक बहुत बड़ा परिवार मिला है, बहुत बड़ा परिवार। और मेरा बचपन, अगर आप बचपन की बात करोगे मम्मी पापा, तो ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी अपनी जन्म देने वाली माँ के लिए। मेरी कहीं शुरुआत होती है, मैं माँ को गुरु मानती हूँ अपना, कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसी माँ मिली। मुझे माँ ऐसी मिली जिसने मुझे प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। आज हम देखते हैं कि सब लोग कितना ही आगे चले जाते हैं, प्रकृति को कहीं ना कहीं छूट जाती है, मतलब सिखाना पड़ रहा है प्रकृति से प्रेम। तो कहीं ना कहीं मेरी माँ ने प्रेम करना सिखाया, सेवा करना सिखाया, मौन रहना सिखाया। सारा पूरे परिवार का सब कुछ करते हुए मैंने अपनी माँ के चेहरे पे कभी एक क्रोध की एक लाइन भी नहीं देखी थी, एक सिंगल लाइन गुस्से की कभी नहीं देखी थी। मेरे बचपन में मेरे पापा, उनसे मैंने सिर्फ मुस्कुराना सीखा था, सिर्फ सेवा करना सीखा था। और मतलब मैं अपने आप को सच में, अगर मेरे बचपन के बारे में बोलोगे, मैं ये बोलूँगी मेरा जन्म योगियों के कुएं में हुआ। तो आशा जी, हमें बताइए, जैसे इतना भरा परा परिवार था तो मनमुटाव तो होता ही है, हर घर में ही वो कहानी है, तो उस समय आप उसको कैसे देखती थी?
मैं डर जाती थी, मुझे झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था और मनमुटाव होता था। कारण ये होता था कि मनमुटाव के अनेकों कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा परिवार है तो मेन जो कारण रहता था मनमुटाव का, वो कारण रहता था कि उसका मैं कारण अगर बोलती हूँ मनमुटाव का, तो बच्चे जो झगड़ा करते थे वो तो पल में ही सुलझ जाते थे। सपोज मेरा भाई बहनों के संग कभी झगड़ा नहीं हुआ, मेरे अपने भाई बहन, क्योंकि मैं बड़ी थी, मैं कहीं ना कहीं उनकी माँ समझती थी अपने आप को कि मैं उनकी माँ हूँ जैसे। अपने चाहे वो मुझसे 1 साल ही छोटी बहन थी, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं ये भावना कूट कूट के भरी हुई थी, मैं बड़ी हूँ तो मुझे मतलब मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो मेरा भाई बहनों के संग आज तक कोई झगड़ा याद नहीं है मुझे, भाई बहनों के संग नहीं हुआ। लेकिन मन मुटाव की जहाँ तक बात है, तो मैं मदर इन लॉ और अपनी मम्मी का कभी कभी देखती थी कि दादी नाराज़ हो गई है मम्मी से, दादी नाराज़ है मम्मी से, और फिर मम्मी चुपचाप कमरे में आके 2 आंसू बहा रही है, फिर पहुँच के दोबारा काम में लग गई है। वहाँ पे भी ये देखा कि लंबा नहीं चलता था, ये चीज़ देखी। लेकिन मुझे ऊंची आवाज़ अगर होती थी किसी की भी, और वो हो जाती थी ऊंची आवाज़, वो केवल मेरे ग्रैंडफादर की होती थी, मैं उससे डरती थी, मुझे डर लगता था। जब डरते थे तो क्या करते थे आप? मैं कमरे में जाके छिप जाती थी। मैं कमरे में जाके, अपने कमरे में, अकेले कमरे में जाके मैं छिप जाती थी और ये सोचती थी ये टाइम बीत जाए किसी तरह। और जब थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता था, मैं चुपचाप धीरे धीरे बाहर आ जाती थी। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी कंडीशनिंग, हमारे सोचने का तरीका बदलता जाता है। तो आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ? जैसे आप बता रहे हैं आपका ससुराल भी एक भरा पूरा परिवार था, वहाँ पर भी, तो वहाँ फिर कैसा था वातावरण? वहाँ कैसे आप देखते थे सभी चीज़ों को? ससुराल में जाने से पहले बचपन पे ही रुकते हैं राधिका। बचपन के बारे में 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे जीवन से, इस जीवन से, मेरे जीवन के उद्देश्य से जुड़ी हैं। मुझे मरने से बहुत डर लगता था, नंबर 1। मुझे अंधेरे बहुत प्यारे थे। मुझे सत्य जानना था। मुझे ये था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया अपनी मम्मी के बारे में, मम्मी कहानियाँ बहुत सुनाया करती थी। मेरी मम्मी माँ मदालसा की तरह हैं। मेरी मम्मी जब कहानी सुनाती थी गार्गी और मैत्रेय की, वो वेदकालीन कहानियाँ सुनाती थी। और जब मैं मृत्यु के पश्चात के सत्य जानना चाहती थी 7 साल की उम्र में। अगर आप बचपन में बोलोगे, मैं बहुत सकुचाई हुई, डरी हुई बच्ची की तरह रहती थी, क्योंकि मेरी बहन बीच वाली जो मुझसे 1 साल छोटी है वो बहुत स्मार्ट थी। मैं बहुत दबी हुई, संकोची थी क्योंकि इस तरह की उसमें। लेकिन मेरे बचपन में मेरे से मुझे चोट लगी थी और मेरी याददाश्त चली गई थी। मैं गिर गई थी, 4 फीट की बालकनी से नीचे गिर पड़ी थी और उसमें मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गया था। और मुझे 2 घंटे तक मैं कुछ नहीं था, मतलब आई वॉज जस्ट बियॉन्ड, मैं इस अर्थ पे ही नहीं थी। तो मुझे 2 घंटे बाद मेरी मेमोरी वापस आती है। उसके बाद मैं अगर याद करती हूँ आज अगर इसमें, तब मुझे लगता है कि मेरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हंसने खेलने लगी थी, मैं अचानक एक चित्रकार बन जाती हूँ, मैं पेंटिंग्स करने लग रही हूँ और मैं क्वेश्चंस बहुत पूछने लगी हूँ। मम्मा व्हाट इज़ द लाइफ आफ्टर डेथ? तो मम्मी बोलती थी कि 84 लाख जन्म होते हैं बेटा, उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो मैंने कहा मम्मी मनुष्य जन्म में तो मैं हूँ, ये तो ह्यूमन फॉर्म है, इसके बाद क्या होगा? तो बोलती थी बेटा इसके बाद होगा, मतलब उनके पास आंसर नहीं था। अब मेरा क्वेश्चन होता था इसके बाद का जीवन बताओ ना मम्मा, आप तो जीवन की बात कर रहे हो, मैं मृत्यु की बात कर रही हूँ, मरने के बाद क्या होगा? एक बात ये मैं जानना चाहती थी जिसके लिए मम्मी कभी उत्तर नहीं दे पाई थी, और मम्मा मुझे जाओ भागो, बच्चे खेलते हैं ना, जाओ भागो। अब मेरी ये स्थिति होती थी, मेरे पसीने छूटने शुरू हो जाते थे कि व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, आई वांट टू नो व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, मैं कहाँ जा रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर आता था मैं अमर हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगी। मतलब मैं मृत्यु को जीतना चाहती थी, बेसिकली मैं मृत्यु को जीतना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं कभी ना मरूं। और जब मम्मी मरने की बात करती थी तो मेरे पसीने छूटते थे, तो मेरे अंदर कौन कह रहे कि मैं हमेशा रहूंगी? फिर मैं बोलती थी कि मम्मा जब गार्गी और मैत्रेय की बात करती थी तो मैं बोलती थी कि मुझे इनके जैसा बनना है, मेरे को शास्त्रार्थ करने हैं, मैं सत्य की बात करूंगी। और हम बहुत सारे लोग बैठे हैं मम्मा, और मैं सबके संग सत्य की बात कर रही हूँ, मैं शास्त्रार्थ कर रही हूँ, मैं वेदों के ऊपर चर्चा कर रही हूँ, मैं उपनिषदों के ऊपर बोल रही हूँ। तो मम्मी कहती थी बेटा ये कलयुग है, सब कुछ संभव नहीं है, आप सतयुग की बात कर रहे हो।
तो मेरे मुंह से अकस्मात निकलता था, मैं सत्ययुग लेकर आऊंगी। मम्मी बोलती थी बेटा 26,000 साल बाद आएगा। तो मेरा हृदय मानने को ही तैयार नहीं था। ये मेरी लाइफ का, अगर आत्मा की यात्रा की बात करेंगे तो मैं समझती हूँ ये मेरे इस जीवन के गर्भ में, जब कहते हैं ना बच्चा पैदा होता है कुछ लेकर आता है, बंद मुट्ठी में ये लेकर आई थी अपने साथ में, ये प्रश्न लेकर आई थी, व्हाट इज द लाइफ आफ्टर डेथ और सतयुग। तो जैसे कहते हैं ना कि जो रोशनी आती है, जो सुबह का तारा है, वो रात्रि के अंधकार के गर्भ से ही जन्म लेता है। तो अपने जीवन की स्टोरी को और अपने बचपन में ये बहुत ज़रूरी है कि आज अगर पत्री सर ने मुझे ब्रह्म विद्वान मनी बोला है, ब्रह्म ऋषि की जो उपाधि दी है, मैं ब्रह्म की सत्ता, तो उसका जन्म इसीलिए हुआ कि मेरे बचपन का ये प्रश्न था और मैंने उससे कभी हार नहीं मानी। इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही रहूंगी, लेकर ही रहूंगी। अदरवाइज मैं रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती थी, मुझे मरण में ले लो राम, आई डोंट वॉन्ट दिस लाइफ, आई वॉन्ट टू वेकेट माई बॉडी, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द ट्रुथ। ये मेरा चाइल्डहुड था। बहुत ही ज़बरदस्त जिसे हम कहेंगे। आगे की कहानी बताइए हमें आशा जी। फिर आपका जब शादी हुई, या शादी से पहले फिर एक और एपिसोड है। शादी तो मैं समझती हूँ कि शादी तो मैं करना ही नहीं चाहती थी, शादी तो मेरी लाइफ में थी ही नहीं जैसे, लेकिन थी। शादी से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें मैं ये सोचती हूँ, जब एक आत्मा आती है और अपने जीवन का चुनाव करती है, परिस्थितियों का चुनाव करती है। मैंने ऐसे भाई का चुनाव किया जिसे ब्रेन ट्यूमर होगा। मैं मृत्यु को जानना चाहती थी, मैंने घर में मृत्यु देखी। मैंने 13 साल की उम्र में अपने भाई को ब्रेन ट्यूमर होते हुए देखा। मैंने ये देखा वो कोमा में है, वो 3 साल कोमा में रहा है। मैंने अपनी मम्मी को सेवा करते हुए देखा। मैंने ये देखा मम्मी सारा टाइम उसकी नाक के आगे, तो मैंने श्वासों की कीमत 13 साल में जान ली थी। जब मम्मी उसकी नाक के आगे से उंगली रख के देखती थी वो जीवित है कि मृत है। आज कोई कल्पना करे अगर 13 साल का बच्चा अपने 12 साल के भाई को ये देख रहा है कि मम्मा दिन भर उसकी नाक के आगे ही देख रही है, वो श्वास ले रहा है, वो जिंदा है कि मर्दा है। और एक बच्चा छोटा सा खेलता हुआ आता है कमरे में, मैं वो दिन याद करूंगी। छोटा सा बच्चा, पड़ोस का बच्चा था, आके पूछता है ये जिंदा है कि मुर्दा है। तो एक बहन के लिए एक वो स्थिति का सामना करना मेरे लिए फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। व्हाट इज़ द लाइफ? क्या हम मरने के लिए आते हैं? क्या हम ब्रेन ट्यूमर के लिए आते हैं? हम कौन सी ज़िंदगी जीने के लिए आते हैं? बेसिकली हम इस दुनिया में अगर आ रहे हैं तो वाई वी आर हेयर, मैं क्यों हूँ यहाँ पे? क्या मेरी मम्मी केवल बेडसोल साफ करने के लिए आई है? मेरे ब्रदर की पूरी बॉडी में, थाइज में बेडसोल्स थे और मैं स्थिति सब जान सकते हैं कि क्या होगा, मेरा किस तरह का एनवायरनमेंट रहा होगा, मैं किस तरह के बचपन में जी हूँ। और उस ज़माने में मेरे फिर 12th क्लास में पूरे नंबर आ जाते हैं, मेरी डिस्टिंक्शंस आती हैं और मैं घर का सारा काम करती हूँ। तो जो बच्चे टेंशन डिप्रेशन की बात करते हैं, मेरे लिए ये हास्यास्पद है। मैं घर का पूरा काम करती थी, खाना बनाती थी, घर की सफाई करती थी, बर्तन करती थी और रात को 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करती थी। और मैं सोचती थी मेरे 12th में मैं पास हो जाऊंगी तो शुक्र है, लेकिन आंखों में पानी तब आता है जब 1 नंबर से मैं मेरिट अखबार में आने से बच जाती हूँ। मैंने सोचा नहीं था मैं पास हो जाऊंगी। कैसे पास होती? पूरा घर मुझे संभालना था। मम्मा ऑल इंडिया हॉस्पिटल में रहती थी, हमने यूसुफ सराय में घर किराए पे लिया था, मैं दरियागंज की रहने वाली हूँ, यानी कि 17 किलोमीटर का अंतर। तो ये मेरा बचपन है, ये मेरी कहानी है। ब्रदर की डेथ हो जाती है, ब्रदर की डेथ के बाद मैं पूरी ज़िंदगी के रंग फीके हो जाते हैं और मैं संकल्प करती हूँ। मैं संकल्पों का बना हुआ है मेरा जीवन, मैं तपी हूँ, मैं तप किया है मैंने इस जीवन में। मैं 1 साल तक सिर्फ वाइट कलर के कपड़े पहनती हूँ, मैंने कोई रंग नहीं पाया। मैंने कहा मुझे कोई रंग संसार का चाहिए ही नहीं। व्हाट इज़ द लाइफ आफ्टर डेथ? मैं केवल आकाश देखा करती थी, मेरी गर्दन ही नीचे नहीं होती थी। मैं सारे उत्तर, क्योंकि ये था खुदा वहाँ रहता है, भगवान वहाँ रहता है, तो मैं नीली छतरी वाले से कहती थी मेरे उत्तर तू कब देगा? अगर तू ऊपर है तो मेरी गर्दन ही नीचे नहीं होती थी। मैं खाना खाने के लिए नौकर के हाथ मेरा खाना छत पे आया करता था, मैं छत से नीचे नहीं उतरी। मैंने 1 साल तक टेलीविज़न का एक सीन भी नहीं देखा 15 साल की उम्र में। ये मेरा बचपन था, ऐसे ऐसे बचपन बीता। मैंने किसी को नहीं बताया मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। मैं जानती थी
कि व्यक्ति हंस के तुम्हारे दिल की टो लेता है लेकिन बाद में मजाक बनाता है। कोई नहीं होता जो तुम्हारा दुख का साथी होता है। मुझे दोस्ती पिक्चर का गाना बहुत पसंद था, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, और ये मेरे लिए दुख की बात थी। मैंने अपने पापा को ज़मीन पे तड़पते हुए रोते हुए देखा है अपने बेटे के लिए, मैंने वो देखा है। तो मुझे सत्य जानना था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्या पापा का जन्म रोने के लिए हुआ है, तड़पने के लिए हुआ है, बेटे के बिछोह के लिए हुआ है? सो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था इस सत्य को जानना, हम आते क्यों हैं इस दुनिया में। और 1 साल तक जब तक मैंने कोई कलर नहीं पहना, 1 साल मैंने फिर पढ़ाई अपनी की है। मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करती थी, मेरे को इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहती थी, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहती थी। बट पापा ने बोला कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, और आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। सो मेरे को बहुत क्रोध आया अपने ऊपर अपनी लड़की होने पर कि वाई एम आई गर्ल, वाई आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस वुमेन, बट नहीं, मेरे को इजाज़त मिल रही है। तो मेरी मम्मी ने मेरे को सहयोग किया, फिर मैं आर्टिस्ट बन गई बिकॉज मैंने पेंटिंग बोला। तो मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मेरे डिज़ाइंस अगर मैं शादी से पहले अपना बताऊँ, मैं एक नारी के व्यक्तित्व को किस तरह से देखती हूँ राधिका, ओवरऑल करके देखती हूँ। आई फील माई सेल्फ कि हम सिर्फ आध्यात्मिकता के साथ साथ में सारी ज़िंदगी तो जी रहे होते हैं, हम परिवार भी जी रहे होते हैं, हम समाज भी जी रहे होते हैं, हमारी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। मैंने बचपन में नारी के प्रति अत्याचार देखे हैं। मैंने ऐसा देखा कि गर्भवती औरत है, 9 महीने का बच्चा है, उसको जला के मार दिया जाता है। वो मेरी बहन है, मेरे मामा जी की लड़की, 9 महीने का बच्चा है, उसको जला के मार दिया जाता है। दहेज के विरोध में 4 साल की विजय दीदी है, मेरी अपनी दूसरे मामा जी की लड़की, 4 बच्चे हैं, जला के मार दिया जाता है। और मैं इंकलाब का झंडा हाथ में ले लेती हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक ब्लड ऐसा है जो पूर्व जन्म से रिलेट करता है, जिसमें मैं इंकलाबी हूँ। मैंने इस बार फिर झंडा हाथ में लिया, नारी अत्याचार नहीं सहेगी, नारी अत्याचार नहीं सहेगी, नारी अपना जीवन जिएगी। मैंने इंकलाब लिया, मैंने पेपर पेंसिल हाथ में पकड़ा, मैंने सब फ्रेंड्स के पास जाके साइन लेने शुरू कर दिए। कौन दहेज के साथ शादी करेगा, कौन दहेज के विरोध में बिना पैसों की शादी करेगा। मैं हिंदू के धर्म के ऊपर चोट कर डाली मैंने, समाज की इस कुरीति के ऊपर, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती की मैं स्टूडेंट थी, मैं आर्य समाज परिवार से बिलोंग करती थी। उन्होंने कुरीतियों का जो सत्यार्थ प्रकाश में जिक्र किया था, वो मेरे खून के अंदर रचा बसा था। मैंने कहा जब तक नारी इस समाज की नहीं सुधरेगी, इस संसार का परिवर्तन नहीं हो सकता। और जला के मरने के लिए कोई आदमी, मैंने सिंपली बोलना शुरू कर दिया, जिस औरत को उसकी सांस तंग कर रही है वो विरोध क्यों नहीं करती, मिट्टी का तेल बहू के हिस्से में क्यों आता है। मैं इंदिरा गांधी के पास रेगुलर जाया करती थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास मैं रेगुलर जाया करती थी। हमारा एक संस्था थी हमारी, और वो बहुत ही फेमस संस्था थी जो नारी के प्रति उसमें काम किया करती थी। मैं उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी क्योंकि उन्हें भी यंग लड़कियां लगता था। और मैंने पेपर पे साइन करवाए, और मेरे संग जितने बच्चों ने साइन किए, मैं बहुत प्राउड के संग ये बात कहना चाहती हूँ, जितनी लड़कियों ने साइन किए, किसी की दहेज के साथ शादी नहीं हुई, किसी की दहेज के साथ शादी नहीं हुई। हम तीनों बहनों की शादी किसी दहेज से नहीं हुई। तो हम जो संकल्प करते हैं जीवन में, हम जो सोचते हैं, विचार करते हैं, हमारा जीवन वैसा ही ढलता है। इंदिरा गांधी जी ने बहुत प्यारी बात बोली। इंदिरा गांधी जी ने कहा नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमने जाके बोला क्यों जला के मारा, तो इतना मुस्कुरा के इंदिरा गांधी जी ने बोला, हम उनके हाउस में गए थे, हाउस में ही जाना होता था हमारा। उन्होंने बोला कि मैं सबके घरों में तो नहीं जा सकती, मैं तो देश भी संभालना है। तो घर कौन संभालता है? सासू माँ संभालती है। सासू माँ अगर बहू को अगर कुछ पैसे नहीं आए या कुछ सामान नहीं आया और वो मिट्टी का तेल उसको करके वो करती है, तो जब वो बहू को बेटी क्या, वो इंसान ही नहीं समझ सकती। आज तुम किसी जानवर को भी नहीं जला के मार सकते, तो तुम सब मिलके उसको, नारी को जला देते हो। तो बोले मैं घर में नहीं है, तो नारी को ही उत्थान होना होगा, नारी का उत्थान जरूरी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और बात मुझे सही लगी, बात मुझे बिल्कुल सही लगी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक जज्बा था कि नारी को व्यक्तित्व मिल जाए। मैंने खोजना शुरू किया कि नारी उदास क्यों है, वो ईर्ष्या क्यों करती है, वो तुलना क्यों करती है, क्या नहीं मिलता उसको कि वो कंपैरिजन करती है। यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ की कमी है।
डेफिशिएंसी है। तो उस तरह से मेरा जीवन बीत रहा था। फिर अब शादी की आप बात बोलते हो, इस तरह से मेरी पढ़ाई पूरी हुई। मैं पैसे कमाना चाहती थी, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी। पापा ने इतनी इजाज़त दी कि तुम ठीक है, तुम घर बैठे जो करना है करो। वो वेरी सिंपल, अपना बनिया वाला टेंडेंसी, भारत में कहीं पे भी हो। आई सेड ओके पापा। तो यहाँ मेरी टीचर ने बड़ी हेल्प की। आई रियली अपनी मैम को, वो एक सिख फैमिली से थी, मैं साउथ एक्स में इधर पॉलिटेक्निक आया करती थी। उन्होंने मेरी ड्राइंग, मुझे बहुत उनको पसंद थी। मैं पेंटिंग करती थी फ्री हैंड, जस्ट आप मुझे ब्रश दो, मैं कपड़े पेंट कर डालूंगी जैसे दिस। तो वो मेरे पास क्या किया करती थी, बहुत सारा सामान भेजा करती थी पेंट करने के लिए, जो साउथ एक्स के शोरूम्स वगैरह हैं। तो मैं सूट्स पेंट किया करती थी, साड़ीज़ पेंट किया करती थी। मैं जैसे अब ये डिज़ाइन बन रहा है, जैसे अपने वॉल पे डिज़ाइन है, ये डिज़ाइनिंग वर्क करती थी। और मैंने बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे। तो मुझे वो सुख मिल गया कि यस, मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ। कोई जीवन में परिस्थिति आएगी, मेरे को पैसे के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। आई कैन अर्न मनी। तो मुझे व्यक्तित्व मिला, मुझे एक व्यक्तित्व मिला कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। आई कैन अर्न, आई कैन अर्न। तो मुझे बहुत खुशी मिली। बेसिकली हम खुशी की तलाश में होते हैं। तो मुझे पैसा कमा के बहुत खुशी मिली। और जब वो पैसा, पापा ने मुझे बोला फिक्स डिपॉजिट, तो मेरे पापा ने मुझे पैसा जोड़ना सिखाया कि बेटा पैसा रखते हैं, संभालते हैं, उससे तुम अपनी खुशी की कुछ भी चीज़ ले सकते हो। सो दैट स्टार्ट्स। और बाद में मैंने शादी के बाद, जब मैं शादी हुई बाद में, मैंने कम से कम 100 से ऊपर लेडीज़ को पैसा जोड़ना सिखाया। अभी आज तुम बात करेंगे वर्कशॉप, क्लास, सेशन, विजिटर, तब तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने अपने परिवार की लेडीज़ को स्ट्रॉन्ग होना सिखाया। मैंने उन्हें बताया, बोले कि नहीं हमारे हस्बैंड तो कुछ भी नहीं देते। मैं कहती 100 रुपये बचाओ ना, स्टार्ट विद 100 रुपीज़। और मुझे इतनी खुशी होती थी, जिनके पास सामर्थ्य नहीं था ज्वेलरी खरीदने का, डायमंड खरीदने का, वो लेडीज़ जब डायमंड पहन के आती थी कि आशा जैसे आपने बताया था, हमने पैसे जोड़े हैं, देखो हमने कान के छोटे छोटे टॉप्स खरीदे हैं। सो वो मुझे इतनी हैप्पीनेस देता था। और जहाँ तक शादी का बात है, संयुक्त परिवार, वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। हाँ, मेरी शादी दिल्ली के एक बहुत ही जाने माने बड़ी फैमिली में हुई, जिनका एक नाम कह सकते हैं लाला लोग जो होते हैं, पुरानी दिल्ली के किस तरह की फैमिली में। और वहाँ पे 55 लोग रहते थे, 55 लोग, एक परिवार। एंड आई रियली एंजॉय। अगर आप मुझसे बेस्ट पूछोगे, मैं बोलूँगी वो वाले दिन द बेस्ट पार्ट। कि बेटी देविका, उसके आने से कुछ बदलाव आया, या आगे कैसे कैसे आपका जो रास्ता आपने चुना है वो कैसे बनता चला गया? दिस इज़ रियली वेरी, सबसे पहले मेरा जो जीवन बीता है शादी के बाद का, एक तरह से समझती हूँ मेरी स्पिरिचुअलिटी को अगर मैं देखती हूँ। और देविका तो 10 साल बाद आई है, देविका का जन्म 10 साल बाद हुआ है मेरे विवाह के। और मुझे कभी कभी हंसी आती थी, एक तरफ बच्चे इतने प्रिय हैं, एक तरफ मैं खुद मानी हूँ, एक तरफ भगवान से मैं कुछ मांगती भी नहीं हूँ, एक तरफ मैं सब में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा होता है, मुझे अंदर विश्वास है, एक इनबिल्ट है मेरे अंदर, जो भी होता है वो गीता, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड। और यहाँ पे देविका तो हमारा स्थान परिवर्तन होता है। मुझे लगता है शायद सारी एनर्जीज ही एकदम चेंज हो गई थी मेरी लाइफ में। चाहे मैं मेडिटेशन की बात करूँगी और बात करूँगी, सब कुछ इस घर में आने के बाद होता है। पुरानी दिल्ली में जब रहते थे हम, उस समय में मैं गायत्री मंत्र की साधना किया करती थी। वो पॉइंट हमारा कहीं ना कहीं रह गया। तो हम शादी के बाद मैंने वो साधना बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी थी अपनी। जैसे ये समझो कि अनुष्ठान करती थी मैं बार बार, जैसे अपने 1.25 लाख गायत्री मंत्र, तो बार बार। तो उसमें मेरी अंदर की जो क्षमताएं थी वो बहुत जागृत हो गई थी। मतलब आज अगर हम बोलेंगे क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉइंट, या हम थर्ड आई, इतनी सारी टर्म्स को हम जो जिक्र करेंगे, वो उस समय एक्टिव हो गई थी। गायत्री मंत्र की साधना से मुझे चीज़ें, एक्चुअली में मुझे खेल लगता था, लेकिन होता क्या था कि हस्बैंड अरुण कुमार गुप्ता जी कहीं जाते थे, अब मैं घर पे, मुझे दिखाई दे रहा है वो कहाँ चले गए हैं, सपोज काम गए हैं, तो आते थे तो मैं मुस्कुराते हुए कहती थी अच्छा कहाँ थे, तो बोलते थे फलानी मीटिंग में गया था। तो अब मैं उन लोगों का वो बताना शुरू कर रही हूँ, अच्छा 3 लोग थे आप लोग, अच्छा जहाँ बैठे थे वहाँ सामने की तरफ कूलर चल रहा था, अच्छा आप लोगों ने ये कपड़े पहने हुए थे आपके फ्रेंड ने या आपके बिन, तो बोलते थे मतलब अंदाज़ा बहुत अच्छा मारती हो, तुक्का बहुत अच्छा लगाती हो। अब मैं ये सोचती थी कि मैंने तुक्का तो नहीं मारा, मतलब ये तुक्का तो नहीं है। जैसे बचपन में भी मेरे को सब गपोड़ी समझते थे, मैं गप मारती हूँ,
कि आशा तुम बहुत कपोड़ी हो, बातें बनाती हो, बहुत कहानी। मैं अपनी फ्रेंड से क्या बोलती थी, टीवी, पता है मैं अभी टीवी देख रही थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी है जेके का, अचानक ये टीवी कलर्ड हो गया है। तो सब बोलते थे आशा टू मच, इट्स रियली। मैं कहती थी नो, इट्स वेरी ट्रू एक्चुअली, में मुझे टीवी कलर नज़र आ रहा है। तो सब बोलते थे हमें ब्लैक एंड वाइट टीवी नज़र आ रहा है, तुम बोल रहे हो टीवी ब्लैक कलर आ रहा है। मैं कहती थी हाँ टीवी कलर है एक्चुअली। 1970 की बात है ये, टीवी कलर है। जब पहला जेके का टीवी आया है, क्योंकि मुझे याद है दरियागंज में किसी के यहाँ टीवी नहीं था, सिर्फ हमारे घर में टीवी था। तो पूरी गली के 100 लोग हमारे यहाँ टीवी देखने आते थे, 100 लोग, और हम सब उनके लिए नाश्ता बना रहे हैं, रात के वक्त आ रहे हैं, पार्टी हो रही है पूरी। मुझे उस समय दिखाई दिया था। ऐसे ही शादी के बाद जब ये हुआ, तो आज पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हम साथ लेकर आते हैं। जैसे कहते हैं पहले की जो कुछ पढ़ाई होती है हमारे अंदर होती हैं, फिर वो धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। और इस तरह से ये समय बीता गायत्री साधना में। फिर हम लोगों का घर शिफ्ट होता है, हमारा हाउस बना हुआ था हौसखास में, हम इस घर में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं मेरी इच्छा थी, मुझे कोठी में रहना बहुत पसंद था, मुझे खुला एनवायरनमेंट पसंद है, मुझे गलियां कम पसंद आती थी, बट ठीक है 10 साल जीवन वहाँ बीता। यहाँ हौसखास में आते ही जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे मृत्यु के पश्चात के सत्य जानने थे, तो देविका से आने से पहले मेरी लाइफ का ये सत्य जागृत हुआ, देविका के आने से पहले, या ये कह सकते हैं पैरेलली। क्योंकि जब मैं इस घर में आती हूँ हौसखास में, सो मेरे पापा का डिक्लेयर होता है कि उनको शुगर की वजह से उनकी किडनी खराब होने जा रही है। उस समय ऐसा होता है कि मैं उनको, अब बहुत डर लग रहा है अंदर कि अब पापा चले जाएंगे, अब पापा का क्या होगा, कब होगा, कैसे समय बीतेगा। अब वो जो क्वेश्चन है जो मैं बचपन में पूछा करती थी, वो दोबारा फिर सामने आके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मेरे बचपन में जो मैं बोल रही हूँ, मुझे सत्य जानना है, उसकी हेल्प मुझे मिली थी। मेरी अष्टावक्र गीता मेरी पहली किताब है, अष्टावक्र गीता वेद में पढ़ा करती थी, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कठोपनिषद में आता है, तो कठोपनिषद के लिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था पहले। लेकिन हुआ क्या, कठोपनिषद में आंसर आता है कि यम ने नचिकेता को ज्ञान दिया। अब मैं माथा पकड़ के बैठ गई कि आपने ज्ञान तो लिखा ही नहीं, ज्ञान क्या दिया? ज्ञान दिया, आपने आत्मा का सत्य बताया, बट व्हाट इज द सत्य? वो कहीं ना कहीं मिसिंग था मेरे लिए कि आत्मा का सत्य क्या है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, वो लाइन तो मिस हो रही है। ये आ रहा है कि उन्होंने ज्ञान दिया, तो मैं कहती थी ज्ञान अब मुझे कौन बताएगा? सब ने बोला गुरु। अब वहाँ मेरी लाइफ में गुरु आ गया, शादी से पहले गुरु और क्वेश्चन मार्क, कि गुरु ही मेरे सारे क्वेश्चनों का समाधान देगा, किसी के पास नहीं है, बुक्स में मुझे नहीं मिला गुरु। अब गुरु कौन? मम्मी ने क्लियर इनकार कर दिया, बेटा हमारे यहाँ लेडीज़ के गुरु नहीं होते, हमारे लोगों में केवल पति होता है, परमेश्वर, पति परमेश्वर, नो गुरु। क्योंकि मम्मी किसी के पैर नहीं छूती थी। मेरी मम्मी ने केवल अपने पति के पैर छुए हैं या अपने ससुर के पैर छुए। मेरी माँ ने किसी के पैर नहीं छुए, पर पुरुष के कभी नहीं छुए। तो गुरु शब्द के नाम पे आ रहा था कि उनकी बेटी को पैर छूने पड़ेंगे, किसी को गुरु मानना पड़ेगा, तो देयर इज़ नो। सो अब मैं गुरु किसको बनाऊँ? मैं सबसे गुरु 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 गुरु, मैंने नारियल को गुरु बनाया, मेरा पहला गुरु नारियल है। मैंने कोकोनट को गुरु बनाया पहला, क्योंकि अब भाई ये पता था कि वो शीश दो तो गुरु दो, शीश मीन नारियल। तो मैं बोलती थी आप ही गुरु बन जाओ। मैंने उन्हें कपड़े वगैरह पहना के, धोती पहना दी ऐसे, और मंदिर में सजा दिया कि आप नाउ आप गुरु हो, मेरे को ज्ञान दो। तो ऐसे करके हुआ। फिर उस समय में विवाह के बाद फिर हम लोग हरिद्वार गए हुए थे। राम शर्मा आचार्य जी मेरे प्रथम गुरु बने, वो भी अकस्मात ही बने, गुरु पूर्णिमा का अवसर था, पति पत्नी दोनों थे, तो हमने गुरु दीक्षा ली है मैंने उनसे। तो उन्होंने मुझे प्रेरित फिर दोबारा किया गायत्री मंत्र की साधना के लिए। यहाँ अभी ये एपिसोड चल रहा है, गायत्री मंत्र की दीक्षा चल रही है, उधर पापा की बीमारी सामने आ जाती है, और उधर बहुत ब्यूटीफुल घटना घटती है। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी राधिका। मॉर्निंग वॉक में एक मंदिर में से भजन गाने की आवाज़ आ रही है, हौसखास में कैलाशपति मंदिर। वहाँ जो मंदिर में से आवाज़ आ रही है और बहुत सी औरतें बाहर आ रही हैं, तो मैं लेडीज़ को बोलती नीचे क्या हो रहा था बेसमेंट में? बोले सत्संग। अब सत्संग सुनते ही मेरे मन में ठंडक पड़नी शुरू हो गई। सत्संग शब्द पहली बार सुना मैंने लाइफ में। कहा सत्संग ये क्या होता है? सत्संग का क्या मतलब है? बोले यहाँ गुरु होता है। अब गुरु बोलते देख मेरी बॉडी ने कभी भी रिएक्ट, गुरु, यहाँ गुरु होता है? तो मैंने कहा ये तो मेरे स्थान है, कोई गुरु है यहाँ पे।
तो मैंने कहा, नीचे गई, मैंने कहा गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है, ऐसे करके देख रही हूँ, गुरु वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा गुरु कहाँ है, तो एक उनका आवाज़ चल रही है, गुरु की आवाज़ चल रही है, वो गीता भगवान थे, उनकी ध्वनि, और सब बैठ के उनका सत्संग सुन रहे हैं। अब मुझे उनकी आवाज़ ने एकदम मेरा मन मोह लिया। मैंने रोज़ सत्संग में जाना शुरू करा, और 1 हफ्ता भी नहीं बीता था, पता चला गौतम नगर में किसी का जवान बेटा मर गया है, जवान बेटा 27 साल का। तो सारी सत्संगत वहाँ जा रही है। वहाँ मेरी ज़िंदगी का वो चैप्टर खुला जिसका मैं सदियों से इंतज़ार कर रही थी। मेरे सामने एक शव लेटा हुआ है जो 27 साल का है, इधर एक माँ बैठी है, इधर एक उसकी पत्नी बैठी है, एक छोटा सा बच्चा बैठा है, और कोई रो नहीं रहा है। अब मेरे लिए एक वाव मोमेंट थी। पति मर गया है, तुम रो नहीं रहे हो, बेटा मर गया है, तुम रो नहीं रहे हो, ये तो रोने की बात है, और तुम रोते नहीं हो। मेरे सामने मेरे पापा को कुछ हो जाएगा, मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। मैं सोचती थी मैं मर जाऊंगी, मेरे पापा नहीं रहेंगे। मैं बहुत प्यार करती थी अपने पापा से, बहुत। सो मैंने सोचा यार ये नाटक कर रही है, ये नौटंकी है कोई ना कोई। कैसे हो सकता कोई बेटा मर जाए, माँ रोएगी नहीं। मैंने तो अपने पापा को ज़मीन पे लोट लगाते हुए देखा था। मैं थोड़ी देर उसके कमरे में उसके पीछे 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 अंदर जाके रोएगी, सबके सामने नहीं रो रही, कोई वजह है शायद। तो रो ही नहीं रही, मुस्कुरा रही है। वो मुस्कुराते हुए कहती है जिसका जीवन था ले लिया, जितनी अमानत थी हो गया। मैंने कहा ये कौन सा सत्य है? कहती जितने समय के लिए आए थे शुक्र है। अब वो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं सारे जने वहां पे बैठ के, ग्रेटिट्यूड। मतलब मैंने कहा इसमें शुक्रिया होता है, भगवान किसी को मार दे। सो मैंने सबके हाथ जोड़ के बोला भाई ये कौन सा ज्ञान है जिसमें तुम शुक्र करते हो मृत्यु का, तुम जश्न मनाते हो, भजन गा रहे हो। तब उन्होंने बोला ये वो सत्संग है गुरु जहाँ तुम 3 दिन पहले आई हो। तब मैंने कहा अब मुझे गुरु मिल गया, अब मैं तेरी बाह ना छोड़ूं, क्योंकि मेरे पापा को कुछ होगा। तो मैंने तो वो पल्ला पकड़ लिया। विद इन 6 months वो मेरी आत्मा की स्थिति बन गई। मैं समझ गई वो गीता का ज्ञान जो भगवान कृष्ण कह रहे थे। अब पापा आ गए उस स्टेज पे जहाँ डायलिसिस होना है। डॉक्टर कह रहे हैं अब कोई उपाय नहीं है। मेरे फादर बोल रहे हैं मैं डायलिसिस नहीं करवाऊंगा, अदरवाइज़ मैं अपनी बॉडी छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं करवाऊंगा। मैं डेली राधिका अपने ड्राइवर के संग, देविका बॉर्न हो चुकी थी, देविका का जन्म हो चुका था 95 में, और मेरे फादर के संग ये सीन चल रहा है 97 में। सत्संग मुझे मिला था 94 में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो 3 साल तक भगवान ने, कहते हैं ना कोई परिस्थिति आने से पहले तुम्हें पकाया जाता है, मुझे पकाया, समझाया, और अब मैं अपने फादर को ज्ञान दे रही हूँ, सारा गीता पढ़ के सुना रही हूँ। और मेरी मम्मी की आंख से सिर्फ आंसू बहते थे कि कोई बेटी ऐसी नहीं होगी जो अपने पिता को ये बोले पुराने वस्त्र हो गए, त्याग दीजिए, ये काया अब रहने लायक नहीं है, आप इसमें रहने वाली आत्मा हो, आप स्वयं त्याग कर दीजिए। जैसे राजा परीक्षित ने स्वयं मृत्यु को गले लगा लिया कि आई वॉन्ट टू नो द ट्रुथ, लगा लीजिए। और मेरे पापा सारे दिन रोते थे। राधिका कहते हैं बेटा ये सत्य तुझे किसने बता दिया, ये बता, ये बताया तुझे किसने? तू तो मुझे इतना प्यार करती थी, अब तू मेरे को बोल रही है छोड़ दो ये शरीर का। ज्ञान पापा, ज्ञान, ये ज्ञान है। किसने दिया ये ज्ञान? का गुरु का ज्ञान है। ये सत्य है जिसको जान लेने के बाद जीवात्मा दुखी नहीं होती। इस तरह से मेरे पापा ने अपना शरीर, और पता है मरने के बाद जब पापा ने बॉडी वेकेट किया है, मृत्यु के पश्चात के सत्य उन्होंने खुद बताए। वो मुझे पता है डेथ के बाद क्या बोलते। मैंने उनकी बॉडी देखी राधिका कि जैसे कि हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर लग चुका है, हम लोग बैठ के त्र्यंबकम का जाप कर रहे हैं, उनकी बॉडी आ गई है सामने। तो मैंने पहली बार इस लाइफ में सूक्ष्म शरीर के दर्शन अपने पापा के किए हैं। वो प्रकाशमान शरीर में वाइट रंग का कुर्ता पजामा बैठ के सोफे पे मुस्कुरा रही हैं। मैं, कविता, मंजूषा, हम तीनों बहनें बैठ के त्र्यंबकम का जाप कर रहे थे, शिव भगवान को याद कर रहे थे, और दिया जल रहा है। अचानक दिया बुझता है। मैं बिल्कुल नाटकीय, मैं सोचती हूँ ज़िंदगी नाटक है हमारा। मैं दिया जलाने के लिए उठती हूँ, मेरी भीतर की अंतरात्मा कहती है अभी नहीं दिया जलाओ, बाद में। बस मैं हॉस्पिटल फ़ोन करती हूँ, वो दर्शन देते हैं, चले जाते हैं, बाद में आता है ही इज़ गॉन। अब नेक्स्ट डे पापा आके बोल रहे हैं, मुझे बड़ा ज्ञान सुनाती थी। सी माई टेस्ट।
बड़ा ये ज्ञान सुनाने वाली, सुनाना तो बड़ा इजी होता है, किसी को भी जाके सुना दो। अब तुझे देखूंगा मेरे मरने के बाद, मेरी बेटी रोती है नहीं रोती। आई वॉज टोटली शांत। कहते हैं तुम्हारा ज्ञान तुम्हें तब पता चलता है जब परिस्थिति आती है। बोलने से कुछ नहीं होता, किताब पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। होता कब है? जब गीता में कहा है भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण। तू कितना स्थित है अपनी प्रज्ञा में, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में, जो तेरे भीतर है उसमें तेरी स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आज सब कुछ फेवरेबल है तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जरा तूफान आया और तू हिल गया। तूफान आया, कहते हैं मरा हुआ सांप होता है ना, वो लगता है सर्दी में अरे मुर्दा है, कुछ नहीं है, मेरा मन कुछ नहीं कहता, ओह वी आर वेरी पावरफुल। लेकिन स्थिति आई, हिल गए, डोल गए, तब पता चलेगा तुम्हारे अंदर कौन बैठा है। मुझे पता चला, मुझे ऐसे लगा गुरु ने जैसे मुझे दोनों हाथों में उठा रखा है। और मैं पूछती थी कौन है जिसने मुझे उठा रखा है, कौन है? मुझे सिर्फ 2 हाथ नजर आते थे, 2 हाथ। मैं कहती थी इस तरह से तुम थामते हो, इस तरह से थामते हो, इस तरह से थामा है मुझे राधिका। मेरे फादर ने मुझे, हम उठावनी वाले दिन गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, बोलते हैं ये सब तुम्हारे लिए है। मुझे पता चला कि जो मंत्र है वो कहाँ तक है, उनकी अप्रोच कहाँ तक है। मेरे फादर बोलते हैं गायत्री मंत्र करके बेटा मुझे कुछ नहीं होना, मैं तो अपनी आत्मा लेके गया, मेरे संग मेरे केवल कर्म गए हैं, मैं अपने संग कर्म की पोटली लेकर गया हूँ। ये चैंटिंग तुम लोग यहाँ पे अपनी शांति के लिए कर रहे हो, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं लाइट में जा चुका हूँ। आई एम बियॉन्ड। सो यहाँ मेरी जिंदगी के वो चैप्टर्स खुल रहे थे जो एस्ट्रल प्लेन के थे। एक साइड पे उस तरफ मुझे ज्ञान आ रहा था, उस तरफ 95 में देविका बॉर्न हो जाती हैं। और जहाँ तक तुम तो पेरेंटिंग की क्लासेस लेती हो तो यहाँ मैं ज़रूर बताऊँगी, मैंने देविका को एक दिन चांटा मारा था, 2 साल की थी और चपाती लगाई थी। अब चांटा कि 2 साल के बच्चे को कितना तो ज़ोर से मारूंगी, हल्का ही लगाया था, लेकिन मेरे फादर ने रोना शुरू कर दिया था और मुझे कसम दे के बोला था कि पहले कसम खा कि तू इस पर हाथ कभी नहीं उठाएगी। मैंने कहा नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं, तुम्हें कितना ही इमोशन आ रहा है, तुम्हें कितना ही तुम्हारे अंदर उद्वेग है, तुम थक गए हो, कोई भी इमोशन है, लेकिन तुम वो इमोशन बच्चे पे नहीं उतारोगे। एटलीस्ट मान के चलो कुछ भी कारण है तो तुमने उस बच्चे पे क्यों उतारा? बेसिकली तुम अपना इमोशन उस पर उतार रहे हो। तुम्हें मारना है तो जाके किसी और पे उतारो, नॉन लिविंग थिंग पे उतारो, वरना उस पर भी मत उतारो। तो ये बात मैंने उनकी इस तरह से गांठ मारी। और तो देविका, और मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं देविका के लिए, वो मेरे लिए एक वरदान है। देविका मेरे लिए वरदान है क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने, पत्री सर का अगर मैं जिक्र करूँगी, मेरे गुरु का जिक्र करूँगी, मुझे सब ने ये ब्लेस किया है कि ये मेरी हमेशा आध्यात्मिक उन्नति में मेरी एक फ्रेंड की तरह मेरे संग करेगी। और हम सब देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, शी इज़ ऑलवेज विद मी, शी इज़ सच एन हायर सोल। 2 साल की देविका की बात बताऊँगी, 2.5 साल की। मैं उस दिन अपने पापा को याद करके 2 आंसू आ गए थे उनकी डेथ के बाद। अकेले थी, अंधेरा था, कोई नहीं देख रहा था, याद आ गई उनकी। तो छोटी सी देविका गार्डन में आती है, इतनी सी देविका आती है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया वो देविका ने लाइनें बोली कैसे थी। 2 साल का बच्चे को ये बोलना नहीं आएगा। वो मेरी तरफ मुस्कुरा के मेरे आंसू पहुँच के कहती है, तेरा रूप है सच्चित आनंद, तेरी माया है झूठी। मैं कहूँ कौन बोल, मैं ऐसे देखने लगी ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो तो शब्द मेरे गुरु के थे। तेरा रूप है सतचित आनंद, तेरी माया है झूठी, यानी मैं पापा के लिए रो रही हूँ, वो माया झूठ है। मैंने ऐसे देविका को हक कर लिया। मैंने कहा अरे बाबा, सब हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द कितना डिवाइन है सब कुछ। फिर मैंने उसको गले लगा के कहा नहीं बेटा, नाना जी इज़ ऑलवेज विद अस, मतलब मेरे साथ में है हमेशा। तो उस तरह से वो सत्य पक्का हुआ। और देविका मेरे लिए एक एंजल की तरह है, एक ब्लेसिंग है वो मेरे जीवन की। तो ये सब गुरु की बातें जो आपको समझ में आ रही थी, आपने अपने पिता को भी, जैसे आपने कहा, अपने पापा को शरीर छोड़ते हुए सूक्ष्म शरीर देखा उनका। हाँ। तो ये सब आप कैसे, आपको समझ में आ रहा था, आप उसे कैसे रिलेट कर रहे थे उस समय कि क्या हो रहा है? हाँ, ये सच में हैरानी की बात थी, क्योंकि ये सब ना मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था। अगर मैं हकीकत की बात बोलूं कि मृत्यु के पश्चात की जो चीज़ें थीं, शरीर ऐसे नज़र आता है, ये मेरे लिए, ये सब तो ध्यान में आने के बाद हुआ कि मुझे जो क्लैरिटीज़ मिली हैं शरीरों की, अगर मैं बोलती हूँ 7 शरीरों, ये सारी क्लैरिटी मुझे इससे पहले नहीं थी। मैं आज अगर सत्संग और गुरु के ज्ञान को देखती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं राधिका ऐसा लगता है कि
आपकी एक बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, आप एक बॉडी में होते हो, फिर आप ज्ञान पाना चाहते हो, फिर आपकी यात्रा एक मन से चलती है। अगर मैं देखती हूँ कि अगर मैं ये देखती हूँ कि अपना जो हम अपना 5 वो देखते हैं, अगर हम ये देखते हैं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तो मुझे लगता है ये वाली जो जर्नी मेरी चल रही थी सत्संग में, ये मेरी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, क्योंकि उस जगह बार बार आत्मा सिखाया जा रहा था और मन को खाली करना, एम्प्टी योर माइंड, एम्प्टी योर माइंड, एम्प्टी योर माइंड। और बुक्स वहाँ नहीं थी। मेरी जिंदगी में पत्री जी और ध्यान आने से जो हम आगे बात करेंगे, एक ट्रेमेंडस चेंज, ट्रेमेंडस। वहाँ तक मुझे आत्मा समझ में आ जाती है, वी आर सोल्स, हम सदा रहेंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। बट उसका प्रैक्टिकल आई डोंट नो, आई जस्ट नो शब्द। मैं कभी मरूंगी नहीं, मैं सदा रहूंगी, कोई लोक नहीं है, परलोक नहीं है, सब में भगवान है, चप्पल में भी भगवान है, लैंप भगवान है, पक्का है ये। मुझे चप्पल को भी ठोकर नहीं लगानी है क्योंकि उसके अंदर सत्य है, उसके अंदर भगवान है। भगवान कैसे? क्योंकि ये वुड है, दिस इज़ अ वुड, बिकॉज वुड प्लांट से बनी है, प्लांट में भगवान होता है, उसमें वो प्राण शक्ति होती है। तो मेरे माइंड ने उतनी थ्योरी समझी थी कि एवरी थिंग इज़ मेड अप बाय द एटम्स, एटम्स हैं, कोशिकाएं हैं, हम जन्म लेते हैं। सो इन सब के अंदर एक तत्व है जो मुझसे रेजोनेट करता है। ये कपड़ा है, मेरा भी शरीर एक कपड़ा है, तो समवेयर वी आर वन। तो वो वननेस थी, लेकिन देखना इन चीज़ों को, सो दैट इज़ कहीं ना कहीं। और सूक्ष्म शरीर मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और सबसे पहले मैं अचंभित हुई, डरी। मैंने पंडितों से पूछा कि भाई ये क्या था जो रात को आए थे, पापा किस फॉर्म थी ये? तो उन्होंने कहा आप, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे नमन किया, आप कोई भाग्यशाली आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि पापा की डेथ के बाद मैंने गुलाब के फूलों की खुशबू सूंघी, जाती नहीं थी मेरी नोज़ से, गुलाब के फूलों की खुशबू, वर्षा। तो पंडित जी बोलते हैं आप कोई जागृत आत्मा हो जो आप ये अनुभव करिए, बाकी तो किसी को कुछ नहीं हो रहा। अगर वहाँ पे 100 लोग थे तो हम सबको देख रहे हैं, तो किसी को कोई अनुभव नहीं है, तो बेसिकली मुझे अनुभव हो रहे हैं, सिर्फ मुझको, तो तुमको क्यों हो रहे हैं? तो वो बोलते थे आप कोई पुण्य आत्मा हो, आपका कोई भाग्य उदय हो गया है, गुरु की कृपा हो गई है आप पे, तो मैं अपने गुरु को फिर रीडायरेक्ट कर देना। इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन मैं सत्य नहीं जान रही थी। और जिस दिन मैं 13 दिन बाद अपने ससुराल लौट कर आई हूँ, मेरे पापा का शरीर आके फिर खड़ा हो गया, छाया शरीर, आज मैं बोलूँगी बॉडी। सो मेरा क्वेश्चन है, मैं गैलरी में कर रही हूँ और देख के मैं घबरा गई हूँ। तो मैंने बोला पापा आपको इतना ज्ञान? मैं सोच रही क्या है ये? तो मैं बोल रही हूँ अब यहाँ पे इस वक्त ये जो शेडो है भाई, ये कौन है? कोई भूत प्रेत है या पापा आप हो? पापा आप हो, आप मुझे डराओगे? मैं आपकी बेटी हूँ, आपका कलेजे का टुकड़ा, तो आप मुझे डरा रहे हो? फिर मुझे ये पता था कोई वापस आता है तो तब वापस आता है जब कोई इच्छा रह जाती है। तो मैंने कहा पापा सारी पढ़ाई आपने वेस्ट कर दी, पापा इफ़ यू आर पापा सो आपने वेस्ट कर दिया। मैंने आपको गीता पढ़ के सुनाई थी, पापा आप आत्मा हो, योर सोल, और आप घर पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे क्यों हो? सो आप मुझे बताओ, मैं आपकी बेटी भी हूँ, बेटा भी हूँ, कोई इच्छा रह गई? आपकी कोई इच्छा रह गई है? प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो, मैं पूरी करूँगी, मैं आपका बेटा हूँ, बेटी हूँ। और नहीं तो क्या मुझे देखने आए हो? पापा मैं भी आत्मा हूँ, आई एम ऑल वेल, आई एम ए मैच्योर सोल, आप क्या देखने आए हो मेरे पास? और अगर आप, मैं कहती हूँ गुलाब के फूलों की खुशबू आई है, आप एक मुक्त आत्मा हो, आप मुझे सिग्नल दो, आई वॉन्ट अ सिग्नल। आप आज के बाद मुझे कभी नजर नहीं आओगे। आई डोंट वांट टू सी यू इन एनी फॉर्म ऑफ, बिकॉज यू आर जस्ट एन लाइट ओनली, आप प्रकाश में जा चुके हो, मुझे सिग्नल मारो, आज के बाद कभी नजर नहीं आओगे। तुरंत वो शेडो, तुरंत वो जो छाया शरीर था, जस्ट ज़ूम, और उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। एक बेटी जो अपने पिता से इतना प्रेम करती है, ज्ञान हो जाने पर फिर वो समझ जाती है कि पिता लाइट में मिल गए हैं और उसे नहीं देखना चाहती। अद्भुत है ज्ञान। हमें आशा जी बताइए कि जैसे आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि थ्योरी सारी मिल रही थी, तो ये प्रैक्टिकल अनुभव जैसा, क्या हम कह सकते हैं कि ध्यान में आने के बाद आपको ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आने लगा इन सब बातों का, और उसे आप इंटीग्रेट कर पाए? प्रैक्टिकल तो हो रहा था मुझे। मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं मेरे अनुभव ऐसे हो रहे थे राधिका, कि जो ज्ञान दिया जा रहा था मुझे, या मैं समझ रही थी,
उनके प्रैक्टिकल्स मृत्यु से संबंधित ही हो रहे थे, बीमारी से संबंधित हो रहे थे, निंदा के संबंधित हो रहे थे। वैराग्य मेरे भीतर इस तरह से आ रहा था कि मैं जीवन के उन सत्यों को जान रही थी जिन्हें मैं जानना चाहती थी। यहाँ मुझे ये पॉइंट लगता है, मेडिटेशन या अगर हम कुछ भी बात करते हैं, मैं इस तरह से देखती हूँ, ये मेरा अपना परसेप्शन है। जैसे मैं एक सर्कल देख रही हूँ, एक एक पूरा का पूरा एक वृत्त देखते हैं हम, जो पूरी पूर्णात्मा है। मैं अपने आप को एक पूर्णात्मा के रूप में देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब हमारा आखिरी जन्म होता है, बिकॉज दिस इज़ माई लास्ट लाइफ, ये बात मुझे पता है, ये बात मुझे तब भी पता थी, मेरे अंदर वाला बोलता था दिस इज़ माई लास्ट लाइफ। एक तरफ गुरु ने मुझे व्यास की गद्दी पे बिठा दिया था, मैं सत्संग करने जाती थी, मैं क्लासेस लेती थी, मैं ज्ञान ही अहम ब्रह्मास्मि का करती थी, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये मेरे ज्ञान की लाइन होती थी। और पत्री सर ने भी सबसे पहले मुझसे मिलने पे यही कहा था, हर सेंटेंस में अहम ब्रह्मास्मि क्यों बोलते हो? मैंने कहा सर इस तरफ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि हम आत्मा हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर भक्ति था और समर्पण भी था, सब कुछ था, लेकिन बहुत कुछ नहीं था। सब कुछ था लेकिन वो सब कुछ नहीं था। कुछ कलर्स रह गए थे। जो मिसिंग पार्ट होता है वो हमारी यात्रा में हमें स्वतः ही मिलने लगते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी, मैं उस इंफॉर्मेशन को जो मुझे ब्रह्मांड दे रहा है, क्योंकि मैं बार बार ब्रह्म शब्द की बात करती हूँ, क्योंकि वेद में अगर मैं ऋग्वेद की बात करती हूँ या मैं यजुर्वेदा की बात करती हूँ, वहाँ एक शब्द आता है ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। वो ब्रह्म मीन्स ऑल दैट देयर इज। सो वो ऑल दैट देयर इज जब तुम एक समर्पण मोड में होते हो, वो आपके आगे आगे आपके श्वास के साथ चल रहा होता है। नाउ यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट, यू आर पास इन दिस सब्जेक्ट, और आपके लिए नेक्स्ट मंजिल तैयार होती है, ऐसा मैं समझती हूँ। सो मेरी ये जीवन की यात्रा चल रही है, अध्यापन कार्य चल रहा है, सेवा कार्य चल रहा है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी राधिका, सेवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जान के सेवा नहीं करती थी, लोग समझते हैं, फिर मैंने ये जाना लोगों की अपनी बुद्धि काम करती है, मेरा क्या। मैं सेवा करती थी, वो बोलते थे तुम्हें चाहिए क्या? मैं कहती थी कुछ भी नहीं, निष्काम है। बोले ऐसा हो नहीं सकता निष्काम, तुम्हें कुछ। मैं मॉर्निंग में 6 बजे सत्संग, 7:30 तक सत्संग, 8 बजे 1 घंटा बूढ़ी औरतों की सेवा मॉर्निंग में। मैं 9 बजे घर वापस आती थी। 1 घंटे मेरी कॉलोनी में जो बीमार लोग होते थे, जिनको बेटे पूछते नहीं, मैं उनकी दवाई देती थी, उनको नाश्ता अपने हाथ से बना के खिलाती थी, सब करती थी। और देविका तब सोकर उठती थी घर पे, 3 साल की देविका, 4 साल की देविका। मैं घर वापस तब आती थी, तब मेरे लिए घर, मेरा गृहस्थ खुला होता था। गुप्ता जी भी देर से उठते थे, उनका भी उठने का टाइम लेट था, शॉप पे भी लेट जाते थे देविका। तो कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन को देखती हूँ, और मैंने ध्यान में भी ये बात देखी, सिर्फ ध्यान करने से कुछ नहीं होता। सेवा, सेवा, अगर हम साथ साथ में सेवा कर रहे हैं, हम उसका अभ्यास भी कर रहे हैं, एंड टीचिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ऑल्सो। तो मैं सिखा भी जब रही हूँ, मैं सीख भी रही हूँ, मैं सेवा भी कर रही हूँ, तो हम एक हमारे जम्प्स लगते हैं, क्वांटम जम्प्स, वो मेरे लग रहे थे जो मुझे पता भी नहीं पता थे। तो कहीं ना कहीं वो गीता का ध्यान योग रह गया था मेरी लाइफ में। सांख्य योग आ गया, भक्ति योग आ गया, कर्म योग आ गया। तो अपने आप मुझे आकाश में ध्यान शब्द आया था। अब मैं ये देख रही हूँ, एक व्यक्ति देख कैसे सकता है? दिस वॉज अगेन, आप बोल रहे हो एक्सपीरियंस, नीले रंग का आकाश है और वहाँ पे मेडिटेशन लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा, जैसे कोई न्यून साइंस होता है वैसे बोर्ड है। मैं चल रही हूँ वॉक, मैं गाते हुए चलती थी हमेशा, और मेरी पूरी कॉलोनी की लेडीज़ मुझसे रश्क किया करती थी। सुबह यार हम लोग 6 बजे भी नाइटी में घूम रहे हैं आशा, वो तो टिप टॉप साड़ी पहन के टिप टॉप होके सत्संग में जाके बैठी है। तो व्हाट द, दिस इज़ योर चॉइस यार, दिस इज़ माई चॉइस। मैं हमेशा, मुझे ये अच्छा लगता है। सो इस तरह से करके तो मेडिटेशन शब्द आया तो मेरे को पहले तो ये यकीन हुआ, ये कौन सी आँख देख रही है। मतलब आई एम हैविंग माई दिस चर्म दृष्टि। अभी उस दिन की बात है, पापा को वहाँ पे देखा है, सो वो लॉर्ड, उसका प्रश्न का उत्तर कोई दे ही नहीं सका है आज तक। गुरुजी बोलते हैं कुछ होता ही नहीं है। गुरु से पूछा भाई पापा दिखाई दिए, बोले वो सब कुछ नहीं होता, वो मन का बहम है ना। वो ड्रीम स्टेट को मानते थे। मैं अपनी लिमिटेशंस भी बताऊंगी, बिकॉज बहुत 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 मेरे पर वो हुई है, क्रिटिसिज्म हुई है।
मतलब मैं एक उस तरह की आत्मा हूँ जो हमेशा एक विवाद में रही है। एक तरफ तुम एक सत्संग के पूरे होल एंड सोल होते हो दिल्ली के, और एक तरफ आप अचानक गायब हो जाते हो, अचानक, क्योंकि मुझे जंप मारना बहुत पसंद है और मेरे को एकदम मतलब इस तरह से हो रहा है। तो मेडिटेशन शब्द आया है 2008 में, जून जुलाई का मंथ था, और उसके बाद मेरी लाइफ में एकदम चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। तो वो कौन चेंजेस कर रहा था? बेसिकली वो कौन था? प्रकृति कर रही थी। मैं कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार थी लेने के लिए, मैं देख रही थी। सो मेडिटेशन, तो मैंने कहा मेडिटेशन पहले तो देख कैसे रही, मैंने कहा चलो फॉरगेट, बादल का मेडिटेशन बन गया। नो, इट इज़ कंप्लीट। अब जैसे ब्लू एंड वाइट कलर, या सो वो ब्लू रंग का बादल था और उसका जो कलर लिखा हुआ था वो ऐसे कलर का वाइट वाइट सा कलर था, जैसे वो तो रंग था, मुझे आज भी याद है। एंड उसका साइज था सच अ बिग साइज, मतलब मेडिटेशन। सो आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स कि यार ये ध्यान क्या है, ये तो शायद हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। वो कहते हैं हाँ, मुझे दिखाई दिया, इसका क्या मतलब होता है? तो देखा है, वो किसने देखा है, मतलब बेसिकली वो कौन है जिसने देखा है? लाइक क्या है ये? नो आंसर्स, जस्ट जिप लॉक, नो आंसर्स। मैं तैयार हो रही थी, शायद मेरे नए क्वेश्चंस तैयार हो रहे थे। आई थिंक मेरे नए क्वेश्चंस तैयार हो रहे थे। मैं अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन पूरा, मतलब क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान भी मुझे ऐसे मिला था कि मैंने गुरु से क्वेश्चन, फ़ोन पे क्वेश्चन, आई वांट टू नो, आपने ये कैसे कह दिया हम सेवा नहीं करते, सेवा करना भी एक अहंकार है। मैंने कहा मुझे वो सोल बोल रहे हैं ऑल इंडिया में, उसे खाने की ज़रूरत है, उसे कैंसर है, मैं ऑल इंडिया खाना भिजवाया करती हूँ। मुझे सेवा करना बहुत पसंद है, लव इट। जो मैं कर सकती हूँ अपने रिसोर्सेज में, मुझे लगता है मैं फुलेस्ट जीना चाहिए। ड्राइवर है तो वो केवल मेरे लिए है, वो सबकी सेवा के लिए। तो मैं ड्राइवर को काम बताया करती थी, नौकर के पास साइकिल है, रोज़ खाना 2 जनों का एक्स्ट्रा। हॉस्पिटल में जाके देखो ऑल इंडिया में कोई है ऐसा जिसे खाने की ज़रूरत है, टिफ़िन देकर आओ उसको। मतलब इस तरह का पता नहीं कहाँ से कुछ कुछ आता ही रहता था, करो जाओ, किसको क्या हेल्प की, सब लोग मेरे ही पास आते थे। उसको 5,000 चाहिए, लेकर जाओ, फ़ौरन दवाई दो उसको। इस तरह का आ रहा है मेरे को, उधर ध्यान आ रहा है। सो कुछ दिन बीते थे, अब मेरी लाइफ का नई टर्निंग ये आ रही है। 19 दिसंबर 2008 मेरी प्रथम बार एक जागृति। इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज रियली वंडरफुल। जस्ट जिसे कहते हैं ना, एक इस फिजिकल रियलिटी से एकदम मुझे एक बार में बियॉन्ड ले गया, एक बार में एक झटका। क्या था वो अनुभव, हम जानने के लिए उत्सुक हैं। सुबह सुबह 19 दिसंबर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, वसंत कुंज आ जाओ। मैंने कहा क्यों भाई, सत्संग तो हौस खास में होता है, क्यों मिलना है? यार तेरी बड़ी याद आ रही है। वो उस सत्संग में नहीं आया करती थी, उसका नाम था शिवानी, शिवानी गुप्ता। ओके, मैंने कहा ठीक है, तो अब जाऊँ कैसे, मुझे ड्राइविंग तो आती ही नहीं है। तो सुबह सुबह मैंने कहा ऑटो मिलेगा तो आ जाऊँगी, नहीं मिलेगा तो नहीं आऊँगी। दिसंबर का महीना, कोहरा हमारी दिल्ली में, ऑटो मिल जाता है और मैं वहाँ पहुँचती हूँ। घूम घूम के मुझे रास्ता नहीं मिला, मैं पहली बार वसंत कुंज गई हूँ। मिल जाता है, क्लास में उनके घर के अंदर हूँ, एक रूम के अंदर है, हम 4 फ्रेंड्स हैं, 4 बुद्धा इकट्ठे हैं हम लोग, सब इनलाइटेड सोल्स, इस तरह के हम बैठे हैं। और अचानक बस हम गप्पे मार रहे हैं, बातचीत हो रही है, जैसे अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते करते अचानक मैं जिक्र शुरू कर देती हूँ। ऑटोमेटिकली मुझे आज भी अचंभित होते मैं कौन से शब्द बोल रही थी। यार एक कोई बुढ़ा सा है जो मेरे साथ रहता है, वो बुढ़ा आ गया कहीं से, आई डोंट नो। कोई बुढ़ा होता है जो रहता है और मेरे साथ रहता है, वो मुझे छोड़ता भी नहीं है। वो कौन है यार, कुछ है, मतलब ऐसे करके मैं बातचीत करे जा रही हूँ, कुछ हो रहा है, तो उसी के संबंधित बातचीत चल रही है। जैसे यार कहीं जाती हूँ तो भी कुछ हो जाता है, ऐसा होता है, कुछ ऐसे। अचानक ऑल ऑफ सडन, जैसे होता है कि अचानक भूकंप आता है, ऑल ऑफ सडन आता है ना, अचानक। अचानक मुझे क्या होता है, मेरी ये वाला हिस्सा जो मेरा है, ये वाला हिस्सा एकदम प्रकाश से भर जाता है। मेरी आँखों से, इन आँखों से, जिसको पापा को देखा है, जिसको वो मेडिटेशन को देखा है, अब उन आँखों से, वो फिजिकल आइज तो नहीं है, उन आँखों, और फिजिकल आइज भी हैं, करोड़ों सूरज का प्रकाश। मेरी आँखें ऐसी हो जाती हैं, चौंधिया जाती हैं, कहाँ से ये, मतलब एक होता है प्रकाश जो सूरज का प्रकाश है ना, जो 12 बजे निकलता है सूरज। अब आप ये मान के चलो वैसे 100 सूरज हैं और मैं आंखें ऐसे से मलमल के देख रही हूँ, इतनी लाइट, ये क्या हो रहा है? लीला तुमको प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं आशा। सरोज दीदी आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है? नहीं। शिवानी ये लाइट कैसी है? आशा पागल हो गई है कि सुबह सुबह का टाइम एक ट्यूबलाइट जल रही है, सब पागल हो गई है, मतलब बेसिकली मैं पागल हो चुकी हूँ।
अच्छा पता नहीं दिख रहा है यार, कुछ ऐसा करके हो रहा है। बहुत देर तक वो प्रकाश है, मैं प्रकाश को देख रही हूँ, अचानक वो बुढ़ा पॉप अप होके आ जाता है, वो बुढ़ा। अब वो रूप रख लेते हैं, अब वो रूप किसका है, वो आशा ही है। नाउ द ब्यूटीफुल सीन, दो आशा बन गई हैं, दो आशा बन गई हैं। एक आशा गाइड पिक्चर वाला सीन, एग्जैक्टली। एंड आई लव देवानंद, शायद देवानंद, धन्यवाद देवानंद जी, आपने कृपा की वो बात बताने की, जो बात मैं समझ नहीं रही थी। और आज भी कितने लोग हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ नहीं समझेंगे। मैंने वो सीन देखा, मैंने ये देखा, एक आशा बहुत सुनहरी रंग की साड़ी पहन के है, ज्वेलरी से, ज्वेलरी चमचमाती हुई आशा, और उसने जैसे वो पतली से शॉल उड़ाते हैं, बहुत प्यारा शॉल ओढ़ा हुआ है, और वो नाच रही है, वो डांस कर रही है। वो बुढ़ा टर्न हो गया आशा में, और वो आशा नाच रही है, और एक आशा ज़मीन पे रो रही है, पापा मर जाएंगे क्या होगा, मैं मर जाऊंगी क्या होगा, क्या होगा क्या होगा, और वो हंसे जा रहा है। अब मेरी स्थिति ये हो गई, ये सीन बड़ी देर तक चल रहा है, अब मैं केवल हंसे जा रही हूँ। ओह वो बुढ़े तुम थे, अब वो बेसिकली मैं अपने आप को बोल रही हूँ, वो बुढ़े तुम थे, वो बुढ़े तुम थे, वो बुढ़े तुम थे। अब मेरी फ्रेंड एक ध्यानी थी उसमें, जो शिवानंद योगी की ध्यानी थी, उसने ये बोला आशा को जागृति हो गई है, ओशो ने ये कहा है आदमी पागल हो जाता है, अब आशा के सर पे तो कोई गुरु नहीं बैठा, कहाँ है इसका कोई गुरु जो इसे बचाएगा। तो मैं उन सब ने कहा गुरु तो है ही, आशा सत्संग करती है, कोई तो शक्ति है, ऐसे नहीं बोलो गुरु नहीं है। तो वो लोग बेचारी आंख बंद करके मेरे लिए प्रार्थना करने के बैठ गई कि मैं पागल ना हो जाऊं। आधा पौना घंटा, एक घंटे का सीन चल रहा है, मेरा हंसना ही बंद नहीं हो रहा। मैं बहुत ज़ोर से हंस रही हूँ। उनके बच्चे भी बाहर आ गए कमरे से बाहर, कि कौन हंस रहा है, कि आंटी क्या पागल लोग, उनको पता नहीं हंस रही है। शिवानी ने कहा इसको जागृति हुई है, या तो रोते हैं हंसते हैं, तो ये वैसे ही हंसमुख है, सारा दिन हंसती रहती हैं आशा, तो इसका हंसने के साथ ही हुआ है। मैं हंस रही हूँ, अभी 2 घंटे बाद मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि आशा कहाँ है। वो नहीं वो इधर आ गई थी, हम वॉक करते हुए आ गए, एंड ऑल दिस कहानी वगैरह बनाई थोड़ी, और वो लोग गाड़ी में बिठा के मुझे मेरे घर पे आकर छोड़ के जाते हैं। और मेरे घर वालों को, मेरे हस्बैंड को हिदायत दी जाती है आप इसको कमरे से बाहर नहीं निकालोगे, क्योंकि उसको ये बात पता थी ये असर 3 दिन तक रहता है। अब हमें तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सीरियसली फॉलो किया इस बात को। उन्होंने बोला इसे तेज़ बुखार हो गया है। तो सर्दी के दिन थे, मुझे रज़ाई वैसे भी बहुत प्यारी थी, तो उन लोगों ने मेरे पर 2-3 रज़ाइयाँ डाल दी और कमरा मेरा बंद करवा दिया। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार में इसके दिमाग में कुछ हो गया है कि जैसे हंसते हैं तो इसकी तरफ देखना भी नहीं, कोई जाएगा भी नहीं, थाली खाने की बाहर रख देना। तो उस तरह का 3 दिन बीते, मैं हंसती ही रही हूँ। और उनको डर था कि मुझे कुछ हो ना जाए, सच बात बताऊँ वो लोग डर गई थी कि क्या होगा, लेकिन मैं ठीक रही। लेकिन मेरे अंदर कुछ और जागृत हो गया था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे सारे रंग बदल गए थे। मैं ना सब कुछ और तरीके से देख रही थी। अब बहुत अलग था वो सब कुछ, बहुत अलग था। मैं बहुत, मेरे अंदर ना जैसे बहुत सेंसेस मेरे बहुत, मैं कैसे बताऊं, मतलब मैं स्त्री पुरुष का भेद भूल गई थी। मतलब जैसे ऐसे होता था मेरी फ्रेंड मिल रही है, उसका हस्बैंड मिल रहा है, मैं उसके हस्बैंड को भी उतना कस के पकड़ के प्यार करी, मेरी फ्रेंड कह रही छोड़ दे यार मेरा पति है। कह रही व्हाट यू मीन, तेरा दिमाग इतना छोटा है, तुम क्या सोच रहे हो। मतलब मेरी अचानक सोच बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब मैं अचानक ऐसी हो जाती हूँ राधिका, इतनी वननेस में आ जाती हूँ जो कभी भी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैं और गुप्ता जी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, मेरी आगे वाली गाड़ी से, हम पंचशील वाले रोड पे थे, आगे वाली गाड़ी से एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है और वो सही रोड क्रॉस नहीं कर रहा। मैं अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के भाग जाती हूँ उसको बचाने के लिए, फिजिकली। मतलब कहीं ना कहीं एक उस तरह का वो हो गया था। मैं दूसरे का दर्द इतना समझ पा रही थी कि मैं अपने, मतलब इसको ऐसे बोलेंगे कि फिजिकल सेंसेस और इमोशनल सेंसेस इस तरह से मर्ज हो गए थे कि मैं, वो भेद ही खत्म हो गया था बेसिकली। तो उसमें मेरे लिए ये डर आ रहा था कि मेरी फिजिकल बॉडी को कुछ ना हो जाए। मतलब ये दिन मैंने बहुत जिए, तो मेरे हस्बैंड को ये डर लगने लगा था इसे कुछ हो ना जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल। इतनी वननेस हो गई थी कि जैसे, मतलब कि तू बोले कि तेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, वो दर्द मुझे भी यहाँ हो रहा है। सेम पेन आ रही थी, सेम हंसी आ रही थी, सेम खुशी आ रही थी। उस तरह का एक परिवर्तन हुआ था। वो काफ़ी टाइम रहा मेरे संग, काफ़ी टाइम रहा। मैं तो बल्कि ये समझूंगी जब तक ध्यान आया, शायद मेरी बैलेंसिंग, मैं बैलेंस ही नहीं थी शायद। मतलब मेरी कुछ सिस्टम में कुछ ना कुछ एक हो गया था, कुछ बिल्कुल सॉफ्टवेयर चेंज हो गया था।
आई थिंक दैट इज़ द बेटर वर्ड। फिर आगे जैसे ये सब अनुभव हुए तो आप वो बैलेंस जो आप बोल रहे हैं खो दी थी, वो बैलेंस वापस कैसे आया? हाँ, इस चक्कर में मेरे 2 बार एक्सीडेंट भी हुए। एक्सीडेंट हुए मैं कैसे बोलूँ, लेकिन हुए तो सही एक्सीडेंट। अगर हम आज इस बात को याद करते हैं, मैं रोड क्रॉस करके सत्संग के लिए जा रही थी, यहाँ हम लोग जैसे रहते हैं, और गाड़ी के पहिए में मेरा पैर आ जाता है, मेरे यहाँ पैर ठुकता है मेरा। मैं सत्संग में वापस जा रही हूँ, लेकिन मेरे ब्रेक लगने शुरू हो गए ऑटोमेटिकली। कुदरत ने ब्रेक मारना शुरू कर दिया। गेट इट? मतलब मेरी बॉडी पे चीज़ें वो होने लगी कि अब तुम सत्संग में नहीं जा पाओगी। मेरा रूटीन है, मैं सत्संग में जाऊंगी, मैं सुनूंगी या करूंगी, लेकिन मेरा पैर चोट मारता है मुझे कि 4 महीने का प्लास्टर, 3 महीने का प्लास्टर, तो ब्रेकेज आ रहे हैं। तो सब लोग बोलते हैं तुम तो हमेशा आती थी, क्या हो गया? मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हो गया, ऐसे घर में कुछ हो गया। तो मेरा सत्संग कट होना लगा, कट 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 कट। फिजिकल रियलिटी में नो सत्संग, ना नो सत्संग। एंड मेरी तो वो जान है, मेरा प्राण है, ये छूट रहे हैं। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, वो तारीख थी 8 अक्टूबर 2009। यस आई रिमेंबर। तुलसी माता का एक पत्र है, हमारे श्याम भगवान, दादा भगवान का जो हमारा सत्संग था, बॉम्बे में रहते हैं, उनका शरीर शांत होता है तुलसी माता का, और उनका एक पत्र मैं पढ़ा करती थी, सत्संग किया करती थी, शैला आंटी सत्संग किया करती थी। तो वो पत्र में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ सत्संग में कोई भी, देखो अब कुदरत आओ, आज तक ऐसी लाइन मैंने नहीं सुनी थी। मैंने 17 साल सत्संग अटेंड किया था, 1994 से लेके अब मैं बात करी 2009 रेगुलर। अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा बैठा है, लाइन मैं ही भी पढ़ रही हूँ, ये तुलसी माता का पत्र है। सत्संग भी एक जूस है जिसको आप पी लेते हो जब आपकी वो यात्रा पूरी हो जाती है, प्रकृति आपको आगे लेके जाती है। क्या इस सत्संग में ऐसा कोई है जो इस पत्र को पढ़ रखे सुन रहा हो, जिसको कुछ ऐसा लगा हो कि प्रकृति आगे? अब उस दिनों में मेरे संग क्या हो रहा था, मैं जहाँ सत्संग में बैठती थी राधिका, मेरे पीछे से कोई मुझे घूसा मारता था। मुझे लगता है वो पत्री जी होंगी शायद, क्योंकि मारना थोड़ा ऐसा, वो पत्री सर का मुझे आज भी याद है। एक पंच होता था यार, वो बिल्कुल ऐसे वाला, मतलब कोई सीधा मुक्का, एक मुक्का आता था मेरे ऊपर। हाँ वो पत्री सर ही होंगे। हाँ मुक्का कौन मारेगा यार। मैं बैठी होती थी, मुझे पीछे एक पंच लगता था, डिशुम, और मैं बोलती थी यार, मैं अपनी कमर ऐसे, हाँ ऐसे, तो मैं पीछे वाले को बोलती थी यार व्हाट इज दिस यार, वी आर इन सत्संग, यार मार रहे तुम्हें, मार नहीं आशा, कैसी बातें करी, मैं मारूंगी आपको, मतलब आई एम सच अ सीनियर, मैं लेटर पढ़ रही हूँ, तो नहीं व्हाट डू यू मीन यार, कैसे, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट डे फिर एक पंच, और क्या आवाज़ आती थी, अब और आवाज़, गेट अप गेट अप। हाँ वो पत्री सर थे। यस आज मेरी कॉन्शियस वो, क्योंकि वो शब्दों में सर के पकड़ रही हूँ, वो साउंड फ्रीक्वेंसी पकड़ रही हूँ, गेट अप हो गया उठो, हो गया उठो। अरे भाई कौन है उठो, कौन बोल रहे हैं उठो, हो गया उठो, बोल रहे हो गया उठो। और वो पत्र जिस दिन मैं पढ़ रही हूँ, किसको लग रहा है यहाँ का जूस पी लिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात और आती है, मेरा हॉरोस्कोप, भविष्यवाणी, कहीं ना कहीं उसने मुझे हेल्प की लाइफ में एक आध बार। मेरे चाचा जी इंजीनियरिंग है, बहुत एजुकेटेड हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी साइंस लगती थी कहीं ना कहीं। हम लोगों को दकियानूसी लगती थी, क्योंकि आर्य समाजी विचार, व्हाट इज़ ऑल दिस, ये सब कुछ नहीं होता। आर्य समाजी शादी भी नहीं करते पत्री मिला के। चाचा ने नई नई उस दिनों में एस्ट्रोलॉजी सीखा था, तो मेरे को बड़ा शौक था, जैसे होता नहीं, देखो जरा हाथ देखो, मैंने कहा चाचा जरा पत्री देखो, आजकल पता नहीं कौन घूसा मार के चला जाता है। चाचा के पास मिलने गई, चाचा ने बोला बेटा तेरे जीवन में तो कोई बड़ा बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मैंने कहा परिवर्तन आने वाला है? बोले हाँ बेटा, ये तो साक्षात तेरी पत्री बोल रही है, और तेरी पत्री टर्न होने वाली है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्निंग? कहते बेटा अचानक तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है कि तू उत्तर भारत की नहीं रहेगी। मैंने कहा उत्तर भारत भी चला जाएगा? कहते बेटा तू तो दक्षिण भारत की हो जाएगी। मैंने कहा है ये क्या? कहते तेरे चांद तारे कुछ इस तरह से बदल रहे हैं जो हमारे नॉर्थ इंडियन की हॉरोस्कोप नहीं होती। वो हॉरोस्कोप उन लोगों की होती है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मज्ञानी होते हैं, और वो हमारे उत्तर भारत में होते ही नहीं हैं। हमारे उत्तर भारत में इतने इनलाइटेड सोल्स जन्म ही नहीं लेते हैं। मैंने कहा चाचा कैसी आप बातें करो? कहते नहीं बेटे, ये साउथ का होता है, जैसे तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, वहाँ के कोई संत हो कुछ हो, तेरा हॉरोस्कोप उसमें चेंज हो रहा है। तो मेरे लिए सब वियर्ड था। मैंने कहा चाचा पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट ठीक है। तो जिस दिन ये वाला बात हुआ, जूस पी चुके, मुक्के पड़ रहे हैं, और मैंने ये लेटर पढ़ा, पी चुके, अब मैंने ठान लिया, मुझे अंधेरे में कूदने की आदत बचपन से थी कि यस डार्क। मैंने कहा आई एम लीविंग इट, आई एम लीविंग इट। आप ये सोचो राधिका, कोई भी अंधकार में जंप मारेगा जिसका ये नहीं पता व्हाट इज नेक्स्ट।
अब मेरे अंदर वाला कहता था कहाँ जाएगी, क्या करेगी। आज तक तो गुरु गुरु गुरु, गुरु का सत्संग, व्यास की गद्दी, सब कुछ, जाओगी कहाँ, नो वे, आई डोंट नो एनी वे। बट मैंने कहा कोई तो है, आई एम फॉलोइंग माई अंदर वाला जो भी। मैंने जंगल में जाना शुरू कर दिया, रोज़ गार्डन, डियर पार्क, और मैं जंगल में जाती, सर्दी में बैठ जाती, और यूनिवर्स को फिर वही मेरा आसमान आ गया। अब कहाँ लेके जाओगे, अब क्या बचा है मेरी लाइफ में। अब ऐसा जब मैंने बोलना शुरू किया, विद इन 2 मंथ्स, ये 2009 क्रॉस कर चुके हैं, हम जनवरी में आ गए, 2010 स्टार्ट हो रहा है। देखो चीज़ें कैसे हो रही हैं। 2010 स्टार्ट हो रहा है, ठंड का महीना है, फरवरी, मुझे याद है मैं सिंगल शॉल पहन के जाती थी, यानी फरवरी। मैं डियर फॉरेस्ट में जाके बैठने लगी, और मैंने कहा कहाँ जाना है मुझे, कहाँ लेके जाना है। मेरे अंदर वाले से आवाज़ आई, ब्रह्म कुमारीज़। तो मैंने कहा सत्संग तो चाहिए, उसके बिना तो मैं नहीं जी पाऊंगी, मुझे ज्ञान के बिना तो मेरा जीवन नहीं। मैं ब्रह्म कुमारीज़ के सत्संग में चली गई। अब मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं नहीं पता सिरी फोर्ट कहाँ है, कौन उनका हेड ऑफिस है। घूमते घूमते अचानक ही वो भी मुझे कैसे बोलूँ, अपने आप ही लेकर गया है। मैं दिशाहीन थी, लेकिन मैं गई हूँ, वहाँ बैठी हूँ। उनका 7 दिन का कोर्स होता है, मैंने कहा कोर्स करते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है। मेरे सत्संगी मुझे मनाने आ रहे हैं, आप नाराज़ हो गए हो, क्या बात है, एंड ऑल दैट। उधर गुरुजी के फ़ोन आ रहे हैं लखनऊ से, आशा आओ मिलो, क्या बात है, कहाँ चले गए हो। आई डोंट नो, मैंने किसी का रिसीव नहीं कर रही हूँ फ़ोन, क्या है पता नहीं। यहाँ पे क्या टर्निंग होता है राधिका, आज मैं ज़िंदगी को देखती हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी के सत्संग में जाती हूँ, 2 दिन अटेंड करती हूँ, 3rd डे वो मुझे माइक दे देते हैं, आप बोलिए। मैं कहती क्यों, कहते हैं आपके अंदर तो सारा ज्ञान है, हम क्या देंगे आपको। ऐसे ढुके, मेरे अंदर ज्ञान है। मैंने कहा आपका 7 डेज़ का कोर्स, कहते हैं वो सब तो उन लोगों के लिए, आपको तो सब पता है, तो आप ब्रह्म ज्ञान इधर आ जाओ, आप ब्रह्म कुमारी बन जाओ। नो वे, वाइट कलर में पहन चुकी एक बार। मेरे को जिंदगी गोपी वाली पसंद है। आई वॉन्ट द लाइफ फुल ऑफ कलर्स, आई वॉन्ट लाइफ फुल ऑफ जॉय, उल्लास, हंसी, आनंद, प्रेम, मिलकर रहना। तुम लोगों ने तो जिंदगी को मैंने उसको धीरे से बोला, यार तेरा कभी मन नहीं करता ब्लू रंग पहनने का। नहीं नहीं ये अलाउ नहीं है बिल्कुल। मैंने कहा अलाउ, मैंने कहा वेयर इज़ योर मन। तो मैंने कहा नहीं नहीं ये सब नहीं। उन दिनों में ऐसा हुआ, मैंने अक्षरधाम सत्संग, हम ये कह सकते हैं शिवानंद, जितने सत्संग हैं मैं सारे सत्संगों में गई। कहाँ से इनविटेशन आया, जैसे किसी का फ़ोन आ रहा है आप उधर सत्संग में आना। मेरे पास कुछ तो था नहीं, मेरे को आदत थी 3 बार सत्संग, मैं जा रही हूँ उधर। मैंने सारी गलियों के चक्कर लगा लिए, और लास्ट में मैंने कहा प्रभु क्या कर रहे हो मेरे संग, मेरा तो कुछ काम का नहीं है, इनमें से कुछ काम का नहीं है। अंदर से आवाज़ आई, इस सत्य को जान लो, तुम जान लो। मुझे बड़ा अहंकार था, मुझे ये अहंकार था हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पिटफॉल। तुम जिस गुरु के हो वो गुरु सबसे ऊंचा। मुझे लगता था यहाँ जो ज्ञान है वैसा ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। मुझे चेतना ने ये बता दिया सत्य वहाँ भी है, सत्य वहाँ भी है। बात समझने की ये है, आत्मा तुम कब समझ लेते हो, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति और सबसे प्रेम करने की, वासुदेव कुटुंबकम की तुम्हारी स्थिति क्या है। सब जगह वही टीचर्स बैठे हुए हैं, वही बात कर रहे हैं। आई जस्ट क्लोज ऑल दोज थिंग्स, नमस्कार, ये सब मेरा हो चुका। मैं वापस फिर आकर बैठ गई। कहीं कुछ अट्रैक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब मेरा जीवन ऐसा था राधिका, जंगल में एक अकेला फूल जिसे कोई नहीं जानता। मैं फूल तो हूँ, मैं सुंदर हूँ, ज्ञान है। मैंने हमेशा पत्थर पे एक फूल जैसे रखा होता है, येलो रंग का छोटा सा, जिसे कोई नहीं देखता। तो मैं उससे बोला करती थी क्या तुमने आशा ऐसे फूल के रूप में जन्म लिया है। चलो कोई बात नहीं, जंगल के फूल हो, कोई नहीं देखेगा, लेकिन तुम तो अपनी खुशबू बिखेरते हो। ओ तुम में खुशबू भी नहीं है, ओके फाइन, तुम खुशबू के बिना फूल हो, लेकिन तुम फूल हो। चलो मेरा जीवन ऐसा, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। अब मेरा जीवन क्या गुमनामी का भरा है, क्या मैं जंगल में रहने वाला फूल हूँ। ऑल वेल, ऐसा ठीक। ऐसे 3 महीने बीते मेरे कि मैं जंगल में रहने वाला फूल हूँ। मैं हमेशा उस फूल को देखा करती थी, पीले रंग का छोटा सा, तुमने देखा होगा वो फूल जितना तुम्हारा कान का टॉप से वो भी बड़ा है, उससे भी छोटा सा फूल जो नक्का नक्का होता है और चट्टानों के आसपास बन जाता है, वो वाला फूल, जंगली फूल। मैं जाया करती थी मॉर्निंग वॉक में, उस फूल को देखती, हाय यू आर मीन लाइक 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 सेम 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 सेम, ऐसा बोल के वॉक करके आ जाती हूँ। तब दिन आता है 22 अगस्त, मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट
जो ध्यान शब्द 2008 में आया था, मेरी छोटी सिस्टर कविता दिल्ली आई हुई थी, उसको शास्त्री जी ने इनवाइट किया था, DLN शास्त्री जी ने, हम सब जानते हैं PSSM में। हम लोग शॉपिंग के लिए गए हुए थे एंड कविता सेड, अच्छा मज़े की बात देखो, कितनी मज़े की बात है, मैं ध्यान शब्द के लिए तड़प रही हूँ, ध्यान क्या है, कविता मेडिटेशन कर रही है वहाँ पे, बट शी नेवर टोल्ड मी, आई डोंट नो वाई। मैंने उससे बाद में प्रश्न किया, कविता तुमने कभी नहीं बताया, तुम ध्यान करती थी, हम तो ध्यान के लिए ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। कहती है दीदी आप इतने स्ट्रॉन्गी सत्संगी थे, आप क्लासेस करते थे, मैंने कल्पना भी नहीं की थी आपको ध्यान की ज़रूरत है, इस तरह से करके। बट कहते हैं ना, देखो कितना सुंदर करके दिन आता है। मैं सोच रही हूँ मैं कविता को रास्ता दिखाने जा रही हूँ, हम लोग शॉप, सच अ ब्यूटीफुल थिंग, सच एंड ब्यूटीफुल। बड़ा अहंकार होता है, ओ हम सत्संग करते हैं, हम तो ध्यान सिखाते हैं, वी आर टीचर्स, ओ वी आर टीचिंग। सबके लिए एक मैसेज। मैं कविता को कविता शॉपिंग करके गई है, सफदरजंग एनक्लेव हमारा सेंटर है, जा रही हम लोग साउथ तक शॉपिंग करके आए हैं, बारिश भयंकर हो रही है, 22 अगस्त 2010। कविता ने कहा दीदी यहाँ पे किसी ने मुझे बुलाया है, शास्त्री जी हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो कैसे करें, मुझे तो रास्ता नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं, सफदरजंग एनक्लेव तो उस एरिया में, एड्रेस दो मैं छोड़ दूँगी तुम्हें। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी हमारे हाथ में थी, आ जाते हैं। मैंने कहा क्यों जा रही हो तुम यहाँ पे, कहने लगी नहीं एक्सपीरियंस शेयर करना है। ऐसे ओके, कितनी देर लगेगी कविता तुम्हारे को, दीदी आधा घंटा। ऐसे ओके, मैं उसको ड्रॉप कर रही हूँ कविता को, बारिश हो रही है नीचे, तो कहती है यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ है पिरामिड ध्यान केंद्र। का ध्यान का ध्यान केंद्र है ये, तुम ध्यान केंद्र में जा रही हो? कहती है हाँ। मैंने कहा तुम्हें यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? हाँ। मैंने कहा यहाँ तो मैं भी चलूँगी साथ में, मुझे जाना है यहाँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं कविता को रास्ता छोड़ने जा रही हूँ, लेकिन कुदरत मुझे मेरे ही मंजिल पे लेके जा रही है। मैं सोच रही हूँ मैं कविता को रास्ता दिखाने जा रही हूँ सफदरजंग एनक्लेव का, कोई अहम की बात नहीं है, लेकिन कुदरत बोलती हूँ, लेकिन मैं अपनी मंजिल पे जा रही हूँ। तो बेसिकली जो सोचते हैं, जो सिखा रहे हैं, वो सिखा नहीं रहे, वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो अपनी और आगे की यात्रा कर रहे हैं। सो वहाँ जैसे ही जाके बैठती हूँ, लाइट ऑफ है, शास्त्री जी की अफर्मेशंस चल रही हैं, आती हुई श्वास जाती हुई श्वास। मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है यार, व्हाट इज़, आंखें बंद। अब मैं धीरे धीरे सबको देख रही हूँ, सब लोग बैठे कैसे, मैंने भी कॉपी कर लिया, हाथों में हाथ है, आंखें बंद है, और तो कुछ इंस्ट्रक्शन है नहीं। हम ध्यान करने बैठ गए। अब जब ध्यान करने बैठ गए तो उसके बाद आधा घंटा होता है, आंखें खुलवाई जाती हैं, शेयरिंग हो रही है, कविता भी अपना शेयर कर रही हैं। तो ठीक है, मैंने कहा हो गया ध्यान, बस यही ध्यान होता है? हाँ जी यही ध्यान होता है। हो गया ध्यान, हम वापस घर आ गए। अब मैं यहाँ बोल रही हूँ नो नो दिस इज़ मेडिटेशन, जस्ट क्लोज योर आइज, दैट्स इट। तो मैं बोल रही हूँ नो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज़ रियली नॉट माई कप ऑफ टी। कविता तुम्हें ध्यान मुबारक हो, आया था, मैंने देख लिया क्या होता है, हम कर्म योगी हैं, आँख बंद करके अपना वही काम करेंगे, मैं कोई सेवा का काम कर लूँगी यार, ज़िंदगी तो जीनी है, ऐसा बोल के हम ख़त्म हो गया, बात खत्म, किस्सा ख़त्म हो गया। कविता वापस लौट गई हैं। यहाँ टर्निंग पॉइंट एक और मेरी लाइफ में क्या था, 22 अगस्त 2010, मेरे गुरुजी जिन्होंने मैं ज्ञान लिया था, वो रात को फिजिकल बॉडी छोड़ देते हैं, बॉडी वेकेट करके चले जाते हैं अचानक। अच्छा जी, अब बॉडी वेकेट करके चले जाते हैं, कविता की नेक्स्ट डे की फ्लाइट है। ओके, कविता यहाँ क्या बोलती है, दीदी मम्मी के यहाँ चलते हैं। आई सेड मम्मी के यहाँ चलते हैं। रात को फ़ोन आ रहा है, मैं कविता के गेस्ट हाउस में रुके। अब देखो मम्मी का घर है 20 किलोमीटर दूर कौशाम्बी पड़पड़गंज, मैं हूँ हौसखास में। हमारे को कनॉट प्लेस में अचानक कविता के हस्बैंड कहते हैं रात को यहीं रुको आप लोग। रात को डिनर कर रहे थे, पार्टी मस्ती। और पार्टी क्यों थी, मेरा जन्मदिन, मेरे गुरुजी, मेरा 23 अगस्त को मैं बॉर्न हूँ, 22 अगस्त का दिन है। उन लोगों ने सरप्राइज़ पार्टी मेरे लिए प्लान किया था। सरप्राइज़ पार्टी मेरा चल रहा है और उधर करके क्या बात हो रहा है कि उधर फ़ोन आ गया कि गुरुजी का। जब मैंने फूंक मारी है, सी देखो, मैं सोचती हूँ गुरु क्या है। मैं ब्लो कर रही हूँ कैंडल को, मैं ब्लो नहीं कर पा रही हूँ राधिका। मैं, राजा बोलता है कविता का बेटा मोहित, मौसी फूंक मारो। 2 कैंडल्स थी, इसका किसको, कहता मौसी कैंडल को। मैंने कहा एक कैंडल बुझ जाएगी तो एक कैंडल जल जाएगी, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा, कौन बुझा कौन जला। कहता मौसी प्लीज़ फूंक मारो, हमें केक खाना है। मैंने घड़ी देखी, 11:40 या 42 मिनट। मैंने कहा 20 मिनट है अभी, तो 10 मिनट 12 बजे में। नहीं मौसी ब्लो करो। तो आई नो द टाइम, क्या टाइम था। आप लोग मानोगे इस बात को, मेरा और गुरु का नाता, मैंने जिस वक्त कैंडल ब्लो की है
मेरे गुरुजी का वो आखिरी प्राण लेने का सांस का समय था। ये बात मुझे कैसे मैं ये देखती हूँ फ्रेंड्स, ये जानना, हम आत्मा की यात्रा की बात कर रहे हैं, हमें पल पल में जागृति हो रही होती है, पल पल में। नेक्स्ट डे मेरे को वो एक्सपीरियंस हो रहा है फ्रेंड, जो मेडिटेशन में मुझे नहीं पता आज कितने लोगों को हुआ है। अब मैं वॉक इन बनने जा रही हूँ, अब मैं वो बनने जा रही हूँ जो अनजाने में कौन से एक्सपीरियंस होते हैं। राधिका, मैं क्या नाम दूं इस शब्द का। फूक मारकर आते हैं, फ़ोन में आके देखते हैं बैटरी ख़त्म हो गई है, चार्जिंग नहीं है, फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, सुबह 8 बजने आ रहे हैं, गुरुजी का मैसेज है, चले गए हैं, सत्संगियों का मैसेज है। अब मैं रोने लगी हूँ ज़ोर ज़ोर से। मैं जानती हूँ मेरे गुरु, मैं गुरु के कभी तन से प्यार नहीं किया, हम आत्मिक थे, बट अंदर का एक शिष्य ये बोल रहा है मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। उस पंचभूतों का जो बना शरीर था, आई रियली वॉन्ट टू गो देयर। और मैंने वहाँ से मम्मी की तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं एक साड़ी जो पहन रखी है और रात को मुझे फूलों, मैं पागल हूँ, मैं सचमुच में पागल हूँ। कोई मुझे समझेगा मैं बुद्धिमान हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं दीवानी हूँ एक्चुअली में। और मेरे गुरु ने मुझे एक टाइटल दिया था, पत्री जी ने तो ये मेरे गुरु ने मुझे टाइटल दिया था दीवानी, मुझे टाइटल दिया था व्यास की गद्दी पे, बट दीवानी की झल्ली है, आशा पागल है। और दीवानापन चाहिए मुझे लगता है। मैं फ्लाइट में बैठी हूँ राधिका, जितने फूल मुझे पहले दिन रात को मिले हैं, क्योंकि मैंने ब्लो किया है, मैं सारे गुलदस्ते लेके गई हूँ। गुरु, मेरा जीवन तेरे चरणों में, मेरे फूल तेरे चरणों में, मैं जन्म के फूल मार रही हूँ, आप तो जा रहे हो दुनिया छोड़ के। सारे फूल गए। और तब फ्लाइट में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वो सीन हो रहा है कि मुझे अपने गुरु की ध्वनि आ रही है। अब आप लोग ध्यान से जानो वो क्या हुआ मेरे संग। आवाज़ आ रही है गुरु की, मुझे लेने के लिए कौन तैयार है। आई डोंट नो। अब मुझे साउंड्स आती हैं, पहले दिखाई देता है, अब मुझे साउंड्स कैच कर रही हैं। अब मैं पीछे बोल रही हूँ, पूरी फ्लाइट में हमारे सत्संगी हैं, पूरी फ्लाइट हम लोगों से, और जितनी दिल्ली से लखनऊ जा रही थी, मैं पीछे बोल रही हूँ, ओह आंटी आपको आवाज़ आ रहा है, लीला आपको आवाज़ आ रही है, गुरुजी की आवाज़ आ रही है। गुरुजी बोल रहे हैं मुझे, कहती है आशा यहाँ आसमान में हवाई जहाज जा रहा है, तुझे आवाज़ें आ रही हैं गुरु लेने को। अब मैंने कहा गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, उनको कौन लेने। मैंने अपने दोनों हाथ ऐसे कर लिए, मैंने कहा गुरुजी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तो उनसे प्यार ऐसे करती थी कि जब भी मारी तो छोड़ना ही नहीं। मतलब सब लोग मुझे पागल कहते थे। मैं गुरुजी के पैर ऐसे पकड़ के, मैं सत्संग कैसे सुनती थी, पैर पकड़े आंखों में आके, जी गुरुजी। मतलब मैं उनकी आंखों से पीती थी ज्ञान, मैं ज्ञान पीती थी। और वो बोल रहे मैं जा रहा हूँ, मुझे लेने को कौन तैयार है। मैंने कहा आ जाओ गुरुजी, आ जाओ, यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सचमुच में अंदर आ गए, वो भीतर ही आ गए। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब सीन देखो, फिजिकल रियलिटी, ओ माय गॉड। हम सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, अब उनकी बॉडी है एक नंबर, शमशान घाट, यो यात्रा हमारी लेडीज जाती नहीं है। मैंने कहा मैं तो गुरुजी के दर्शन करूंगी, मुझे जाना है। अब कुदरत मेरी हेल्प कैसे कर रही है, हमारे यहाँ लेडीज शमशान घाट नहीं जाती, ऑल बैरियर्स ब्रेक। मैं सीधी जा रही हूँ, वहाँ 5000 से ऊपर लोग, कैसे यूनिवर्स ने मुझे रास्ता दिया है। मैं किसी को चीर कर भी नहीं गई, जैसे मेरे लिए रास्ते ऐसे खुल गए, और मैं सीधी उनकी बॉडी के सामने हूँ। इमेजिन, अगर आप 4 किलोमीटर तक देखोगे जुलूस है, वहाँ उनकी बॉडी है, अब मैं उनके सामने हूँ। और वहाँ उन्होंने शादी नहीं की थी, वो लड़की थी, फीमेल थी। उनका अंतिम जिसे कहते हैं ना, वो सामग्री डालना, वो घी डालना, आई वॉज द वन ऑफ ऑल द, उसमें पुरुष खड़े थे, सुरेंद्र भैया, विनीत भैया, उनकी सगी बहन थी मोना दीदी, एंड आई वॉज वन ऑफ, कि मुझे गुरु ने चुना उस कार्य के लिए। और उसके बाद किनारे आके बैठी हूँ मैं उनकी अंतिम समय में। अब अंदर वो तत्व आ गया जो गुरु आ गया था। आई स्टार्टेड लाफिंग अगेन। और मुझे हस्बैंड ने कह के भेजा, तब 4-5 दिन रहकर आना। मैं वहां से बाहर निकलने के बाद बोल रही स्मेल आ रही है, स्मेल स्मेल स्मेल। सब बोल रहे हैं क्या हो गया तेरे को। मैं अपनी फ्रेंड्स को बोल रही हूँ हम आज ही वापस जाएंगे, हम यहाँ पे सेलिब्रेट करने आए थे। कहती है गुरुजी चले गए थे आशा, हम लोग इसलिए आए थे, एंड हम 4-5 दिन यहाँ रहेंगे, हम सत्संग सुनेंगे। स्टूपिड यार, वी आर हियर टू सेलिब्रेट। वो लोग समझ गए कि पूरा ज्ञान अब इसके अंदर से निकलना शुरू। मतलब मैं स्वयं, वो गुरु तत्व मेरे भीतर अपने आप को देख रहे हैं। मैं 2 घंटे बारिश में बैठ के, 23 अगस्त का दिन, हम देख रहे हैं वो पूरे फूल उनको। हम तभी सीधे एयरपोर्ट आ जाते हैं,
मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ में, वो हमेशा मुझे बहुत अच्छा मुझे ग्रुप मिला है। और मैं आके ये बोल रही हूँ वाई टू, वहाँ पे देख रहे हैं लोग रो रहे हैं। मैंने कहा ज्ञान नहीं समझा था क्या, रोते क्यों, मतलब व्हाट डू मीन बाय दिस, ही इज फॉर एवर, या शी इज फॉर एवर। और मैं नाचते कूदते एयरपोर्ट से आ गई, गुरु मेरे साथ है और वो मेरे भीतर आ गए थे, वो मेरी बॉडी में रहते थे, जो मैं नहीं जानती थी कुछ होता है। ये सारी बातें मुझे तब समझ में आई हैं जब मेरा 40 दिन का ध्यान पूरा हुआ है। नाउ 40 days मेडिटेशन। सो मेडिटेशन मैं समझती हूँ मेरे लिए तो एक वैसा रहा जिसने सारी डायमेंशंस को खोल दिया। कैसे शुरू हुआ ये 40 दिन का ध्यान? कैसे आपने संकल्प लिया? नो संकल्प। फिर 40 दिन ध्यान में कैसे आप बैठ गई? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था, मैं संकल्प किस बात का था? नहीं, 40 दिन ध्यान में आपने कैसे? इसके पीछे भी स्टोरी है। हमारे मेरे पास एक क्लाइंट थी, क्लाइंट बोलूं, प्रेमी बोलूं, क्या बोलूं, जो सत्संग मेरे अटेंड करने आती थी। उसका नाम था नीनू जैन। नीनू जैन थी, वो इधर ही रहती थी। उनको डिप्रेशन था बहुत ज़्यादा। मुझे लोग डॉक्टर समझते थे कि मैं डिप्रेशन की डॉक्टर हूँ। यहाँ पे नीनू का चैप्टर आता है। तो नीनू ने मुझे बोला, मुझे कहीं ना कहीं ये पता चला मेडिटेशन इज़ वेरी गुड फॉर डिप्रेशन केसेस। सो अब सेवा करने का तो वही वाली बात अगेन आ गई, मैं सेवा करने वाली हूँ भाई, कहीं ना कहीं निष्काम है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भला भी करना चाहती हूँ। नीनू दीदी को मैंने कहा, दीदी यू जस्ट गो फॉर मेडिटेशन, देयर इज़ अ सेंटर, आप वहाँ जाके ध्यान कीजिए, आप जाइए, गाड़ी भी है आपके पास, ड्राइवर भी है, डू मेडिटेशन, आपका मन थोड़ा शांत होगा। उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। आशा तू मेरी छोटी बहन है ना, आशा प्लीज़, आशा इमोशंस में मुझे लेकर आके तुम भी साथ चलो ना, मैं कैसे अकेले जाऊंगी। मैं, वो हमेशा ड्राइवर मेरे लिए, मतलब वो सेवा करती थी कि मैं जहाँ सत्संग में जाऊंगी वो मेरे संग जाएंगी, मुझे पिक करेंगी, मुझे लेने गाड़ी आती थी हमेशा, लेने भी और छोड़ने भी। मतलब ये एक ऑनर करते हैं जैसे, मतलब गुरु का, तो मेरे वो ऑनर के लिए गाड़ी आती जाती थी। बाकी तो सब बिन पाई पैसे वाला खेल था, निष्काम सेवा थी। तो अब मैंने कहा यार दीदी हैं, इतनी प्यारी सी हैं, मुझे प्यार भी करती हैं, अब वो बोल रही हैं तो हम एक काम करते हैं, इनके 40 दिन पूरे करवा देते हैं। इतना पता चल गया 40 होता है कुछ, इतना पता चल गया था। वही वाली बात आ गई, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। वो किस्मत में शायद ध्यान का ही कहीं वो जो शब्द था वो मेरे संग जुड़ा हुआ था, बट मैं नहीं जानती थी। समवेयर लोग जानते हैं, लेकिन मेरे को तो मेरा अदृश्य, मेरे हाई सेल्फ ने बहुत हेल्प किया। सो नीनू दीदी के संग जाने लगी, 2 दिन भी नहीं हुए थे, 2 दिन। आई रिमेम्बर दैट डे। मैंने शास्त्री जी से मैं पूछ रही हूँ, आप लोग भी जब चलते हो तो आपके संग 4 जने दाएं बाएं भी होता है? तो शास्त्री जी बोलते हैं नो मैडम, नो मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा लेकिन मैं घर में भी चलती हूँ, 4 जने मेरे संग चलते हैं, आगे पीछे सब कुछ लोग होते हैं मेरे। मैडम दिस इज द 4th डायमेंशन एक्सपीरियंस। मैंने कहा व्हाट इज डायमेंशन एक्चुअली में? अब यहाँ आके जिसे कहते हैं शब्द, एक नई भाषा, एक नया परिवार, एक नया सब कुछ, जो मेरे लिए सब कुछ अनजान था। गुरु से ये सीखा था, कोई किताब का पन्ना नहीं पढ़ना। मैंने कोई किताब, मतलब मेरे लिए विराम लग गया था। अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, वेद, आनंद स्वामी की किताबें और स्वामी दयानंद सरस्वती की, दैट्स इट। श्वेत मार्टन की पढ़ी। उसके बाद 17 साल मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। नो बुक, नो बुक। अब यहाँ पे पत्री सर मेरे लिए एक अचंभी चीज़ थी एक्चुअली में। आई डोंट नो, मुझसे किसी ने सेंटर पे पूछा, सर का पीछे फोटो लग रहा था, आप बताइए ये कौन है? मैंने कहा ये तुम सबको ना ये बनाने वाले हैं एक्चुअली में, ये है ही नहीं कुछ भी। मैडम ये कौन है? अब मेरी अंदर की कॉन्शियसनेस क्या कह रही है, ये बंदा ही नहीं है कोई। मैं कह रही हूँ आप सब लोग इन्हें जो भी नाम बोल रहे हो ना, ये बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं क्या होंगे फिर ये? मैंने कहा ये वो है ही नहीं जो ये दिख रहे हैं। मैं ये बोल के मैंने कहा बस और कुछ नहीं, मुझे बस ये नज़र आया सर की फ़ोटो देख के, ये बंदा जो फ़ोटो है ना, ये बेसिकली कुछ है ही नहीं, मतलब टोटल एक एम्प्टी स्पेस है। देखा जाए तो मैं जो ब्रह्म तत्व देखती थी कि ना, एम्प्टी स्पेस। तो मैंने यही बोला, जो आप रूप देख रहे हो ना वो है ही नहीं ये, देयर इज समथिंग एल्स। ये बोल के मैं वहाँ से आ गई, और सर की फ़ोटो से और कुछ नहीं आया मेरे को, नथिंग अट्रैक्ट। बट द थिंग्स हैपन कि जब शास्त्री जी ने 4th डायमेंशन बोला तो मैंने कहा 4th डायमेंशन, आई डोंट नो। अब यहाँ ट्विस्ट आता है, वसंता अगेन एक और करेक्टर। अब यहाँ पे क्या होता, व्हाइट वॉश हो रहा था, कुछ हो रहा था सेंटर पे उन दिनों में, समथिंग वाज हैपनिंग, आई थिंक कुछ शायद सीलन आई थी या कुछ आया था, तो घर पे ध्यान हो रहा था बिन के। तो उस दिन हम उनके घर पे बैठे हैं शास्त्री जी के, हमने रेगुलर ध्यान में गए हैं, मतलब माइंडेड, और सेंटर पे जाके ध्यान किया, मैंने घर पे ध्यान नहीं किया।
सेंटर पे ग्रुप मेडिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और नीनू दीदी, शी फॉलोड द सेम। सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि वसंता एक पैम्फलेट लाती है। अब पैम्फलेट क्या करता है, पैम्फलेट पे GCSS का इनविटेशन है, एंड शी, अब उसके भी दिमाग में क्या है, कोई ध्यान करते हुए ऐसे, या तो वो मेरे ऊपर रखकर चली गई, आई डोंट नो, आई जस्ट मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरी गोद में जब मैं आँख खोलती हूँ 5 2 3 4 1 और मैं नीचे देख रही हूँ, वो पैम्फलेट है जिससे पिरामिड, व्हाट इज दिस, पिरामिड को देखते हैं बिकम अगेन वही वो बावलापन, ओह देयर इज अ रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, देयर इज अ, ऐसे ऐसे मैं कर रही हूँ, नो रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन, ये मुझे चाहिए। मैंने कहा ये क्या है, बोले प्रोग्राम होता है, नो आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू बी देयर। मैं घर आके बोल रही हूँ, सुनिए मुझे ना बेंगलोर जाना है, ये बुला रहा है मुझे, मैं क्या बोल रही हूँ, ये बुला रहा है मुझे, ये मुझे चैन भी नहीं लेने दे रहा है, ये मुझे मतलब मुझे जाना है। यू आर जस्ट अ मैड गर्ल आशा, तेरा मेरा गुजारा नहीं है, इट्स बेटर टू लीव, तू मेरे किसी काम की भी नहीं बची है, बिकॉज यू आर नॉट नॉर्मल एक्चुअली, यू आर नॉट नॉर्मल पर्सन। कुछ ऐसी बातें बोली जो मैं नहीं बोलना चाहती, बट देयर वाज समथिंग हैपेंड। मैं बड़े मजाक में, मुझे पता है वो मुझे कितना प्यार करते हैं, मैंने कहा सुनो सारी बातें करेंगे ना, जो भी है होकर तो आने दो ना। आइए, मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, आई एम रियली वेरी सीरियस, मैं जो भी कुछ आ रहा माइंड इट, आइए मतलब बिल्कुल तुम कुछ, मैंने कहा मैं समझ रही हूँ बात को, सब कुछ है क्लियर अंडरस्टूड, बट एक बार तो जाना बनता ही बनता है। मैं, मेरा अंजाम जो भी होगा आने के बाद समझेंगे, जाना है। नाराज, कुछ खफा, फिर कुछ माने, अगले दिन देख लिया कुछ इस पे चढ़ी है, कोई चंडी चढ़ी है, कोई देवी चढ़ी है, कुछ तो चढ़ा है इस पे, अकेले नहीं जाने दूंगा। यहाँ तक आ गया, अब मैं सौरभ भैया को पकड़ा, वो बच्चा हमारा सौरभ मुझे बच्चा लगता था, मेरे बेटे की तरह। एक अंकल जी आते थे हमारे सेंटर पे, अब यहाँ पे हो गया हम जा रहे हैं, तो वो एक ओल्ड एज के अंकल जी बाजू से ही आते थे। सौरभ को बोला, सौरभ चलेंगे, नीनू दीदी ऑलवेज हेल्प, मेरी फ्रेंड्स जिनको मैंने बोला, कहते हैं आशा तेरे को कुछ आ रहा है तो कुछ होगा, ऐसा नहीं है, हम सब साथ चलेंगे तेरा पागलपन देखने के लिए। मतलब पत्थर बुला रहा है, पिरामिड बुला रहा है, मेड अप ऑफ स्टोन, ओके। ओ माय गॉड, दैट डे अगर मैं आज याद करती हूँ यार, मैं वो याद करती हूँ राधिका। हम लोग पहुंचे हैं वैली, रात का 1:12, फ्लाइट लेट, हमारी रात की फ्लाइट थी लेट। हम जा रहे हैं, एयरपोर्ट से उतरे हैं, और जैसे जैसे वो पिरामिड वैली इंटरनेशनल वाली कुछ 5 किलोमीटर 10 किलो, जैसे ही वो रविशंकर वाला सेंटर क्रॉस होता है, उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा है अंदर, जैसे होता नहीं है माँ को बच्चा, मतलब कैसे बताऊं मैं, एक खींच नहीं होती, एक चुंबक होता है, एक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मुझे ऐसे लग रहा है मेरी आत्मा मुझे बुला रही है, मतलब जैसे पिरामिड मेरी आत्मा, मतलब कैसे बोलूं, मतलब कुछ मुझे खींच रहा है ऐसे, और मुझे सुकून मिल रहा है। Oh, I'm coming closer and closer, closer and closer, closer and closer, like this. और जैसे मैं पिरामिड को दूर से देख रही हूँ, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा, रात का वक्त है, लेकिन जैसे पिरामिड रात के हम 2 बजे 2:30 बजे, मैंने सामान गाड़ी में से उतारा, ऐसे पटका है, और मैं भागी हुई पिरामिड पे चली गई, भागी हुई, जैसे बुला रहा है मुझे, और मैंने जाके पिरामिड की परिक्रमा की है सबसे पहले। यार तुम कौन हो जो मुझे बुला रहे हो, तुम पत्थर के बने, मैं उसको देखना चाहती थी, ये कौन है जो मुझे बुला रहा है, कौन है। हम सीधे किंग्स चैम्बर में गए हैं, मेडिटेशन रात को बैठ के किया। सौरभ तो फिर सबको पता ही है हमारा किस तरह का मास्टर है, हाँ मैडम आइए करिए। हम मेडिटेशन रात को किया, बहुत अच्छा करके लग रहा है, और फिर हम थोड़ी देर सोने के लिए चले जाते हैं। और अगले दिन सुबह का वक्त है, शाम से प्रोग्राम शुरू होना है, तब मैंने पहली बार ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के दर्शन किए हैं। और सर ने पहले मुझे देखते ही दूर से, मैं ऐसे बस दूर दूर से उनसे देख रही थी, कोई बैठे हैं दाढ़ी वाले वाइट, सब घेर के बैठे। मैंने कहा वहाँ जाऊँ, अब पत्री तरफ की तरफ से कोई वाइब्रेशंस नहीं आ रही मुझे, नथिंग, मुझे सिर्फ, मैं फिर पिरामिड की तरफ देख रही हूँ, ठीक है गुरुजी हैं यहाँ के, कोई गुरुजी हैं मिल लेंगे, ठीक है, ऐसा करके। सर ने मुझे दूर से देखते, इधर आइए आप। मैंने कहा हाँ सर, मैं दिल्ली से आई हूँ। आप कौन? मैंने कहा वो कविता गुप्ता को तो आप जानते होंगे। कहते हैं हाँ मैं उनकी बहन हूँ। कहते हैं नो नो। मैंने कहा नो की क्या जानते हैं, मन में सोच रही नो की। सर ने कहा आप उनकी बहन नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं जी सर, मैं उन्हीं की बहन हूँ।
सर कहते हैं सगी। मैंने कहा जी सर। मैंने सोचा शायद क्यों इस तरह की बातचीत हो रही है, मैं थोड़ी मोटी हूँ, शायद वो थोड़ी पतली, आई डोंट नो। फिर मैंने कहा नहीं, गुरु तो इस तरह की बातें नहीं करते होंगे, कोई विषय रहा होगा, छोड़ दिया हमने वो बात को। अब यहाँ के बाद मैं समझती हूँ पिरामिड का वो कमाल, पिरामिड की वो ऊर्जा जो मुझे बुला रही थी, उसने 5 दिन वो जो मुझे रखा। अब मैं बोलूँगी मेरे लिए मेडिटेशन नहीं, मेरे लिए पिरामिड मेडिटेशन, अ मेडिटेशन विच इज़ डन इन अ पिरामिड, वो मेरे जीवन का एक ऐसा सत्य बनी जिसने मेरे इस जीवन को वो आयाम दिखाए, वो दिशा दिखाई, वो मंजिलें दिखाई और मुझे वहाँ पहुँचाया। वो जो छोटा सा पीला फूल था, वो जो जंगल का फूल था और मैं थी, हम दोनों को मिला के रख दिया। मुझे वहाँ पे इतने एक्सपीरियंसेस हुए कि बियॉन्ड वर्ल्ड के। आशा जी, हमें बताइए क्या हुआ पिरामिड वैली में? जैसे मैं बता रही थी राधिका कि पिरामिड वैली मेरे लिए एक 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 जिसे कहते हैं ना, एक तिलस्मी दुनिया, एक जादुई दुनिया मेरे लिए किस तरह की दुनिया बन गई कि, और वो कब हुआ जब मैंने वहाँ के किंग्स चेंबर में ध्यान किया। किंग्स चेंबर मेडिटेशन मेरा नेक्स्ट डे, जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अभी तक मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं दिल्ली में ध्यान कर रही हूँ, मैं सिंपल मेडिटेशन कर रही हूँ, हालांकि वी आर डूइंग पिरामिड मेडिटेशन। 2 बाय 2 पिरामिड सेंटर पे हमारे लगे हुए थे, हम पिरामिड यूज कर रहे हैं, हम पिरामिड कैप नाउ। अब हम आ जाते हैं एक बड़े पिरामिड में, मेगा पिरामिड में मेडिटेशन। जैसे मैं मॉर्निंग में बैठ के मेडिटेशन अटेंड कर रही हूँ, पत्री सर का मेडिटेशन चल रहा है, सबसे पहला एक्सपीरियंस, वाओ, पत्री सर की बांसुरी बज रही है और सर गा रहे हैं ध्यान को अपनाएं। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आंखें बंद है, मैं किंग चेंबर में बैठी हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे करके कुछ रंग उड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ रंग हैं, वाइब्रेशंस हैं, कलर्स हैं। मैं धीरे से अपनी आंख खोलती हूँ, कौन देख रहा है, क्या हो रहा है। मैं ऐसे ऊपर से झांक के नीचे देखती हूँ, सर है, सर की फ्लूट में से ऐसे ऐसे कुछ निकल रहा है और वो कलरफुल है। म्यूजिक की जो तरंग है, वाइब्रेशंस है, मेरे लिए पूरी नई दुनिया खुल गई, कभी नहीं देखा था मैंने अभी तक अपने जितने एक्सपीरियंस बताए, पापा को देखा है, मेडिटेशन शब्द को देखा है, लक्ष्मी नारायण को देखा है, कुछ शेडोज को देखा है, सायों को देखा है, दैट्स इट। अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट्स विद द लाइट्स, विद द लव एंड लाइट। पत्री से ऐसे झांक के देखिए, सर की बांसुरी में से वो निकल रही है, वो उड़ रही है पूरे पिरामिड में, एंड वो सर की फ्लूइड, उसके कलर, मैं ऐसे देख रही हूँ पिरामिड में, ऐसे घूम के देख रही हूँ, नाच रहे हैं जैसे कि ये सब क्या होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे। बस क्लोज माय आईज, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज पहली बार मुझे पत्री जी कुछ लग रहा है, अभी तक मैं कनेक्ट हो रही हूँ पिरामिड से, पत्री जी समथिंग एल्स, नाउ फ्लूइड, उसमें कुछ बात है। अब मैं जाके पत्री सर के पैर छू लेती हूँ, सर मेरा हाथ पकड़ के, चलिए आप बाहर चलिए, आप आइए बाहर, आप आइए, अनुभव सुनाइए आपको आज क्या हुआ। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके हुआ सर, कुछ हुआ, मतलब ऐसे करके, ये सब क्या था ये नहीं पता चला। हाँ वो करके वो होता है, ऐसा होता ही है। अच्छा जी चलो भी ठीक है। शाम को मेडिटेशन हो रहा है, शाम को क्या हो रहा है, हर पल वहां तो कुछ हो रहा है, एंड मेरे तो सारे, जिसे कहते हैं ना, डोर्स खुल जाना, 10 इंद्रियां सब खुल जाना। शाम को एरिक बर्गलैंड की हार्प बज रही है, हार्प म्यूजिक, ही इज प्लेइंग हार्प, सिंपल, एंजल्स क्लास। अब क्या हो रहा है, एरिक ने हमें खड़े करवा के, वो हमारे को करवा रहे हैं जस्ट ऐसे हैंड मूवमेंट्स, हैंड्स लाइक दिस। अभी वो सोहम में तो ऊपर किया तो लक्ष्मी नारायण। अभी वैली में क्या हो रहा है, एरिक करवा रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट्स करवा रहे हैं, फिर ऐसे करिए, हाथ, सबके हाथ ऐसे चले गए, ऐसे लाइक दिस, हाथ ऐसे, तो ऐसे 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 सी मूवमेंट। अब मेरे संग क्या हो रहा है, यहां से करंट निकलने शुरू हो गए,
इंक ब्लू कलर की, दैट ब्लू कलर, द वेरी वाइब्रेंट ब्लू कलर एंड द पर्पल कलर. ओके, अब मुझे क्या लग रहा है, ये सबके संग हो रहा है. आई डोंट नो एनीथिंग. अब आप लोग समझेंगे मैं मूर्ख हूं या जो भी हूं. आई वॉज टोटली नील अबाउट दिस नॉलेज कि ये कुछ होता है. तो मुझे लगा इनके बोलने से कुछ होता है. जैसे मैं सोचती हूँ वो सोहम में सो से कुछ हुआ और हमसे कुछ हुआ. सो करंट आ रहा है बड़ा अच्छा. तो सबको बोला है एक्सपीरियंस अपना बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए. एरिक पूछ रहे हैं, सब लोग वहाँ के पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस बताइए. उन दिनों में इंग्लिश टूटी फूटी सी बोलनी आती थी कि बेटर है चुप ही रहना ही बेटर है. आयशा तू क्या बोलेगी, फॉरनर्स बैठे हुए हैं सारे, ये लोग कौन सी इंग्लिश बोलेगी, बेटर टू बी कीप क्वाइट. इस चक्कर में नहीं. लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है क्या हो रहा है. मैं एरिक के पास गई. जब सारा क्राउड छंट गया, मैंने कहा इनसे बात करती हूँ भैया जी से, कि एरिक बॉगलैंड से. धीरे से जाके उनसे बोला, यहाँ बड़ा एकदम एंजल जैसा लग रहा है. उसमें मुझे बड़ा अट्रैक्शन आ रहा है, जैसे वो अट्रैक्ट कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा. उनसे मेरा बहुत ज़बरदस्त नाता निकला भाई, एरिक बॉगलैंड से, और आज भी है. उसने मुझे माउंट शास्ता में भी बहुत हेल्प की है. एरिक बॉगलैंड को जैसे ही बोला, मैंने कहा यू वर प्लेइंग सम हार्प एंड समथिंग वाज हैपनिंग, यू प्लेड समथिंग, एंड जो आप वो नीले वाले प्रकाश को लेकर आए हो ना, वो तो बहुत जबरदस्त प्रकाश था जो आप लेकर आए हो. वो उसके कहते मैं लेकर आए हो. मैंने कहा या यू वर प्लेइंग माय हार्प. तो कहते क्या हुआ. तो मैंने कहा आपने जब ऐसे बोला लाइटें निकली, पिलर ऑफ लाइट आ गया था, मतलब एक्चुअली. कहते क्या हुआ. तो मैंने कहा ऐसे ऊपर से कुछ करंट आता था जो ऊपर तक आता था आसमान से, और वो यहाँ आता था. फिर वो ऐसे आप करते थे तो वो ऐसे हो जाता था, आप ऐसे करते थे वो फिर आकाश से आता था, वो फिर मेरे अंदर आ जाता था. अब वो मुझे उसने मेरे को एकदम ऐसे हक कर लिया. मुझे हैरानी हो रही क्या. कहते हैं दिस इज योर लाइट. दिस इज माई लाइट. कहते हैं दिस इज यू. मैंने कहा दिस इज मी, तो आई एम लाइट. सो कहते हैं दिस इज योर लाइट आशा, यू आर ब्लू, यू हैव दैट ग्रेट पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, you are holding those miraculous power within you only. मेरे को नहीं समझ में आ रहा इस बात का मतलब क्या है. मैंने कहा what does it mean, I don't know, I'm not getting the things. मैंने कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा. मैंने कहा पता नहीं क्या है, मुझे मतलब भी नहीं समझ में. मैं सच बोलूं मुझे नहीं आया. मैंने कहा पता नहीं कोई भाषा होती होगी इन लोगों का. कुछ लाइट क्या होती है, हमें क्या पता लाइट क्या होती है. हमने तो बिजली में चमकती हुई लाइट देखी है जिससे हम डरा करते थे कि बिजली गिर जाएगी हमारे ऊपर. यहाँ तो बिजली बॉडी में आ रही है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मेरे शरीर में बिजली है, अब ये कैसी बातें हो रही हैं. तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं मुस्कुराते हुए चली गई कि ठीक है गुड नाइट, चलो खाना वाना खा के सो गए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेडिटेशन. अब नेक्स्ट डे है 1 तारीख, नहीं हमारा खत्म होता है 2 अक्टूबर को. हमारा प्रोग्राम का लास्ट डे होता है 2 1 30 29 को इवेंट स्टार्ट हुआ था. 29 को मैंने मेडिटेशन में पथरी सर जब मेरा हाथ लेकर गए थे, तब न्यूटन सर का मेडिटेशन पास्ट लाइफ सेशन चल रहा था. मैं बाहर आ गई थी थोड़ा सा गुस्सा होकर कि पास्ट क्यों देखना ज़रूरी है, मेरा अपने अंतरात्मा ने कहा. तो बाहर पथरी सर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सर ये सब क्या है सर, ये सब क्या है, मतलब क्यों हो रहा है यहाँ पे, पास्ट लाइफ क्यों लेके जा रहे हैं. वो सर कहते कौन है. मैंने कहा वो पता नहीं छोटी सी उसकी दाढ़ी, कुछ ऐसा छोटा सा फ्रेंच जूस है, पता नहीं किस तरह का. बंदे मैं सर को बिल्कुल गुरु वाला भाव नहीं था मेरे अंदर, कुछ भी नहीं था मेरे अंदर. एकदम ऐसा था जैसे मेरे दोस्त हैं पथरी जी. मुझे पथरी सर को देख के लगा था मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड मिल गया, वेरी बेस्ट फ्रेंड. तो मैंने कहा यार, मैं सर को यार करके बोला करती थी, यार ये क्या हो रहा है यार अंदर पास में क्या. सर ने बोला ये आप इधर बैठो ना मेरे पास, आप इधर आइए मेरे पास बैठिए, आप कुर्सी पे बैठिए. और तब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, और मैंने कहा भाई साहब आप प्लीज़ उठ जाएंगे, मुझे सर से बात करना है अभी का अभी, बहुत अर्जेंट हो गया. कितना सहजता है, सरलता है. वो चुपचाप नमस्कार करके चले गए. बाद में बोला मैडम वो थे. मैंने कहा भाई ये नहीं पता, सर भी एकदम उनको कॉमन उनकी तरह करके देख रहे थे. तो वो तो ब्रह्म ऋषि की स्थिति है, पथरी सर कैसे करके देंगे. बाद में मैंने कहा सर माजरा समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जादू की नगरी है, मतलब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. तब सर ने बोला आपको 2 दिन बाद सारे रहस्य बताऊंगा. ऐसे ठीक है सर, बात हो गई जी. पास्ट लाइफ बच्चे, सर ने कह दिया बच्चों का खेल है, खेलने दीजिए मैडम आप इधर बैठिए. हमने कहा ठीक है सर. अब मेरे संग नेक्स्ट मेडिटेशन में क्या हो रहा है, मेरे को 4 दिन में मैं क्या बोलूं राधिका, मैं कौन सी यात्रा कर कर चली गई हूँ. नेक्स्ट डे मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा पूरा एनलाइटमेंट एक्सपीरियंस, जो मैं पूरा नहीं शेयर करना चाहती. बट आवर एक्सपीरियंस वेयर यू बिकम वन विद दैट. और पथरी सर ने
वो तो मैंने रात को बताया, वो एक्सपीरियंस मुझे सुबह हुआ है। वो एक्सपीरियंस के संग मेरे संग कुत्ता आके बैठा है, पता है, मैं कुत्ते से बहुत डरा करती थी उन दिनों में। और वो मैं वैली में किंग्स चेंबर में बैठी हूँ, एक डॉगी मेरे, जब मेरे को अनुभव हो रहा है, मैं आज याद करती हूँ मेरी आत्म जागृति का वो समय, पतरी सर की फ्लूट बज रही है और एक डॉगी मेरे पास बैठा है इधर, वो धीरे धीरे ऐसे सिमटे जा रहे हैं ऐसे, मैं आंख खोल के देखती हूँ, डॉग इतना बड़ा, और सब ध्यान कर रहे हैं, आशा तू भी भीतर चली जा। मुझे अंदर वाला बोल रहा है कि डर मत, तू ध्यान में चली जा। और अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट ब्लू लाइट बिकम सो ह्यूज, मैं कुछ कुछ ग्लिम्स बताऊंगी, दैट टर्न इनटू बहुत बड़ा एक सीन बन जाता है और मैं कृष्ण बन जाती हूँ और मेरे नाभि के चक्र में से एक ब्लू रंग का लोटस निकल रहा है, वो पूरे ब्रह्मांड जितना फैल जाता है, एंड सो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। सो डोंट वांट टू गो विद द फुल एक्सपीरियंस, लेकिन नीला कमल का फूल बड़ा इंपॉर्टेंट था, नीला कमल का फूल। सो वहाँ पे आके एक दो लोग थे जो उस समय वहाँ पे थे, मैंने कहा, अब फिर वही कुछ मूर्खता पूरी नहीं बातें हो गई, मुझे लगा सबके संग नीला फूल हुआ है। अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा, जो ध्यान का तुम अनुभव करते हो, दूसरे वाले, मुझे लगता था सबको एक अनुभव होता है, यू नो, जो मुझे हो रहा है वो सबको हो रहा है। जैसे गाइडेड मेडिटेशन में चलने को बोला, सब चल पड़े, तो मुझे लगा सबके संग हुआ। तो मैंने नीचे आके बोला, आपको भी नीला कमल का फूल दिखाई दिया? नीला कमल का फूल सबको, सब मुझे पागल की तरह देख रहे हैं, पता है। तो मुझे बोलता है, किसको दिखाई दिया नीला कमल का फूल? मैंने कहा मेरे को भाई साहब, आज ना ध्यान में ऐसा हुआ था, वो वीणा जो बजाते हैं अरुण सर, वो वाले सर कहते हैं ये सब किस्से कहानियां ये चलते रहते हैं, कुछ कुछ किसी को होता रहता है, हकीकत में कोई नीला फूल नहीं होता। मैंने कहा नीला फूल होता होगा तभी तो आंखों ने देखा, कुछ नहीं होता। मेरे लिए बड़ा इजी था, लेकिन रात को पत्री सर ने बड़ी हेल्प की, हाथ पकड़ के ले गए। मैंने कहते हैं आपके संग आज क्या हुआ है, मुझे ये बताइए, आज आपको क्या हुआ है? मैंने कहा सर को बता देती। मैंने पूरा माजरा सर को बताया, अरे सर ने तो सबको आवाजें लगा के इकट्ठा कर लिया, मैडम को इनलाइटमेंट हो गई है, क्लैपिंग पूरा, मतलब पूरा सबको। तो मैंने कहा सर क्या मतलब है आपके इनलाइटमेंट का, इसका अर्थ क्या है? सर ने कहा आपको महानिर्वाण मिला है। अर्थ क्या होता है सर इसका? आप धरती पे आखिरी जन्म है। मैंने कहा लेकिन सर ये बात तो मैं जानती हूँ। मैंने कहा आप जानते हो? मैंने कहा सर आखिरी जन्म में ये बात जानती हूँ, और क्या? फिर सर ने उसको मुझे एक्सप्लेन किया, व्हाट डज इट मीन। मैंने कहा ओके, मैंने सुना समझा इस बात को। मुझे तब भी नहीं समझ में आया था कि अनुभव का इतना गहरा मतलब होता है। नेक्स्ट डे मुझे सारी क्लैरिटी हो जाती है, 2 अक्टूबर वाले दिन। 2 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर का सुबह का 8 बजे का सीन है, लेकिन वो दिन विचित्र हो गया था। वो दिन विचित्र हो गया था। यहाँ क्या हो गया, पूरी वैली कन्वर्ट हो गई दूसरी डायमेंशन में। यहाँ कन्वर्ट ये हो गया, हम जब अपने रूम की तरफ जाते हैं, जब डॉर्मेंट्री थी और पिरामिड, हर कमल के फूल की आंखें बन गई थी, हर पत्ते की आईज निकल आई थी। मतलब ऐसा हो गया था कुछ मंजर कि मैं चल रही हूं तो हर पेड़ के मुंह बन गया, जैसे भी ये कैमरा इसका मुंह है, मैं सबको देख रही थी, सबको हेलो कर रही थी, यार जैसे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, वो सब कैसे बताऊं, मतलब पूरी एग्जिस्टेंस वो एक रियलिटी में ऐसे चेंज हो गई थी जिनका अस्तित्व था, जो फॉर्म रखते थे, जो आईज रखते थे, नोज लिप्स रखते थे, और वो मुझसे बात कर रहे थे। सपोज जैसे मैं गुजर के जा रही हूँ शाम को, तो 3 लिली के फूल थे छोटे छोटे, मैं ऐसे नीनू दीदी से बात करके जा रही हूँ, वो जोर से चिल्ली मार के मुझे बोलते हैं आप आगे से गुजर गए, हमसे बात भी नहीं की। मैंने कहा ये कौन बच्चा बोल रहा है छोटा सा, आगे से गुजर गए, ये क्या, कौन बोल रहा? नीनू दीदी अब रुक के देखियो कौन है आसपास, कौन है। सीधी नजर वो पॉन्ड में जाती है, वो 3 लिली के फूल आजू बाजू थे, हमसे बात भी नहीं की। सो सॉरी, बात करना था। अब ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे का जो दिन है हमारा 2 अक्टूबर का दिन, अब सुबह मुझे क्या हो रहा है, पूरा लायरा गेट खुल गया है। अब मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, तितलियां उड़ रही हैं आसमान की तरफ, पूरी बटरफ्लाइज, और ऐसा करके देख रही हूँ दूर कहीं एक प्रकाश है, वहां पे एक गेट है, वो गेट ओपन हो गया है और मैं आगे हूँ, मेरे साथ में गिरजा दीदी हैं, कुछ सोल्स हैं, और हमारे पीछे करोड़ों लोग चलते हुए आ रहे हैं, एंड हम सब प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं वहां पे। अब मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहे, तितलियां उड़ रही हैं, सब क्या है, लेकिन बड़ा अंदर मतलब आनंद की एक अनुभूति थी, वाओ वाओ ये क्या है। चलो जी अब किसी से करेंगे शेयर।
वो शाम मेरी ज़िंदगी की राधिका, इस इवेंट की मेरी ज़िंदगी का 2 अक्टूबर 2010। गिरजा दीदी से सर ने जोत जलवाई, पत्री सर ने मुझे बोला आप आइए अपना एनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है। गिरजा दीदी को सब लोग बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ी मास्टर हैं, उनके एक्सपीरियंस मुझे अच्छे लगे, तो मैं कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस सुनना चाहती थी। तो दीदी ने अपने एक्सपीरियंस बताने शुरू किए महात्मा गांधी के साथ, वैसे करके उन्हीं बातों बातों में मैंने अपना ये एक्सपीरियंस सुना दिया कि दीदी आज मुझे ऐसा, मुझे भी पता नहीं हो, अभी तो वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया। मतलब सीन ये था कि मैं उनको उत्सुकता लेकर गई हूँ, आपके कौन से महान अनुभव है, कहती है आप मेरे एक्सपीरियंस सुनने आए हो, हम आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, आप प्लीज हमें बताइए, हम आपको सुनना चाहते हैं। कह रहे हैं आपने पता है क्या देख लिया आज, आपने क्या देखा है। सो ओके, वहां पिरामिड के नीचे एक फोटो लगी हुई थी और वो किसकी थी मुझे नहीं पता था। मैं आते जाते उस पिक्चर को देख के अट्रैक्ट होती थी और लगता था लंबे बाल हैं। मैं सोचती थी स्त्री है या पुरुष है, कौन है, लेकिन जैसे पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा था वैसे ही वो अट्रैक्ट कर रहे थे। कौन हो, कौन हो, बस किसी से पूछा नहीं, कुछ भी नहीं। अब वहां पे चलते हैं पीछे, गिरजा दीदी से एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रहा है। बच्चे मुझे बहुत पसंद है। वहां क्या होता है, उनकी डॉटर पूर्णिमा का लड़का आकाश, अब अचानक पिक्चर में वो आता है, वो खेलता खेलता आ जाता है सामने और मेरे पास आके बैठता है, यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स हैं, कुछ टॉफीज हैं, तो अट्रैक्ट होता है। अब हम लोग खाने वाले स्थान से नीचे उतर रहे हैं और हम लोग पिरामिड के बाहर स्टेयर्स पे आके बैठ जाते हैं। अब एक वो चैप्टर खुल रहा है, बिल्कुल अनोखा था। नीचे आके बैठते हैं तो आकाश एकदम बोलना शुरू कर देते हैं, आई एम अ बुद्धा। मैं भी तरफ उसको बोल रही हूँ, जैसे होता है फ्लो में बहने लगता है, यस आई एम अ बुद्धा। ही सेड आई एम डूइंग मेडिटेशन देयर। आई सेड यस आई एम डूइंग मेडिटेशन देयर, आई एम डूइंग मेडिटेशन विद महाअवतार बाबा जी। अब मैं फ्लो में हूं, मेरे मुंह से भी निकलता है यस आई एम विद बाबा जी, आई एम डूइंग मेडिटेशन विद बाबा जी। तो यू, मैंने कहा यस यू, आई सेड यस। मैं उस तरह की कर रही हूँ। उठता है, आता है मेरे पास, ऐसे करके मेरी दोनों आईब्रोज को पकड़ के ऐसे करके झांकता है, कुछ जैसे कोई डॉक्टर नहीं झांकते तुम्हारी बॉडी को स्कैन कर रहे हो, वो आके मेरी दोनों आईब्रोज के बीच में ऐसे करके करके देखता है, यस यू आर देयर। अब इतना सारा हो गया, मैं हंसी में गिरजा दीदी से कह रही कि क्या बात कर रहा था अभी। गिरजा दीदी कहती है मैडम इस तरह से करके आकाश के बारे में बताती हैं कि ये की बहुत पहुंची हुई आत्मा है और महाअवतार बाबा जी। मैंने कहा महाअवतार कौन है ये, कहते वो आपने वो फोटो, अब जो मेरे मन में वो उत्सुकता थी वो कौन है, तो गिरजा दीदी, मुझे गिरजा दीदी से पहली बार सुना महाअवतार बाबा जी वो फोटो है। ओके, लेकिन मैंने कहा दीदी ये बच्चा मुझे क्यों बोला, मैं वहां ध्यान कर रही हूँ और इसने यस किया, मैं नहीं जानती मैं कहाँ ध्यान कर रही हूँ, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, इसके पीछे मेरा कुछ नहीं है। मतलब मैंने तो गीत गाते हैं तो साथ साथ में गीत गाने लगते हैं, तो मैंने तो गीत गाया था, मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन बोलती है आकाश ने अगर बोला है तो ये सत्य है, तो ठीक है, इतनी बात रही। अब सब लोगों का इशारा हो गया, शाम का सेशन शुरू है, हम लोग पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर ऑल ऑफ सडन हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, सब लोग है, सेशन चल रहे हैं शाम के। आकाश क्या बोलता है, हम लोग अलग मेडिटेशन करेंगे, मेरे को, गिरजा दीदी को और एक दो हमारे संग फ्रेंड्स और थे, उन सबको बोलते हैं यू प्लीज जस्ट गो बैक, यू गो बैक, उन सबको हटा देता है और हम 3 जने आ जाते हैं, आकाश, मैं और गिरजा दीदी। कहते हैं नाउ वी विल डू द चेन मेडिटेशन। तो वी स्टार्टेड डूइंग चेन मेडिटेशन, हम चेन मेडिटेशन कर रहे हैं हाथ पकड़ के। अब जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें मेरा पूरा का पूरा ऐसे करके क्लैरिटी आ गया, मेरे जीवन का उद्देश्य है PSSM, यही मेरा ध्येय है, यही मेरी मंजिल है। एंड
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। मुझे इसी संघ में रह के, जिसके लिए मैं तड़प रही थी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो फूल है, वो कौन है, मुझे इस संघ में रह के कार्य करना है। ये कब देखा? जब हम 3 जने चेन मेडिटेशन कर रहे थे, सेम सोल्स फ्रॉम द सेम प्लेस। और जैसे वो ध्यान आकाश ने करवाया, आकाश करवा रहा था ध्यान, करवाया, आकाश एकदम आंख खोलने के बाद कहते हैं, हे हे हे, नाउ ब्रिंग माय चॉकलेट्स। सो कहीं ना कहीं वो चीज पूरी हो चुकी थी एंड आई स्टार्टेड, मैंने उसको इतना प्यार किया, हक किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे पिरामिड ने, जो मुझे बुला रहा था, जिसको हम सोचते हैं कि एक नॉन लिविंग थिंग है या क्या है, लेकिन जो हमारी अंतरात्मा बोल रही होती है, अगर हम अपनी इनसाइट्स को, अपनी अंतरात्मा को, अपने हायर सेल्फ को, उसकी गाइडेंस को सचेतता से, मतलब जिसे कहते हैं कॉन्शियस लेवल पे, उसको फॉलो कर लेते हैं, चाहे हमें अर्थ नहीं समझ में आ रहा उस समय, लेकिन कुछ समय के पश्चात आफ्टर डूइंग सम मेडिटेशंस तुम्हें क्लैरिटी हो जाती है। जब वो क्लैरिटी मुझे आ गई, मैंने पत्री सर को बताया, सर बहुत खुश हुए, सर ने मेरा एक्सपीरियंस सुना। देन नेक्स्ट डे, जो पत्री सर ने 2 दिन पहले मुझे वादा किया था, अब मैं और पत्री सर दोबारा बैठे। अब हमने पूछा कि सर क्या है, हम कौन हैं, ये क्या सत्य है, ये वैली मुझे, मतलब यहाँ तक हो गया था मुझे डोर्स की आंखें दिखाई देती थी, मतलब मैं नहा नहीं सकी वहां पे, मतलब हाउ कुड आई टेक माय बाथ, इट वाज सो रियल, एवरीथिंग, मतलब सो एनलाइटेड। और मुझे इतना प्यार मिला वहां पे, इतना प्यार मिला पिरामिड वैली में। देन जब हम रात को, मैं और पति सर बैठे, देन पति जी से मैंने एकदम बोला, मैंने कहा सर ये जो काले रंग के स्टैचू में बैठा है, मैंने कहा सर आप बता दो आप कौन हो प्लीज, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। देन सर सेड कि यस आई एम आनंदा। तो ओके, यू आर आनंदा, ठीक है। और सर ने कहा आप मेरे लिए गुरु का भाव कभी भी नहीं लेकर आ पाओगे, हम उस जमाने में साथ में मिले थे, हम दोस्ती थे, तो आपके मन में वही भाव रहेगा मेरे लिए, मैं सबका गुरु बन जाऊंगा, आपका गुरु कभी नहीं, आपका कैसे बन पाऊंगा, क्योंकि आप मेरे मित्र ही रहे हो। आई सेड ओके, इस तरह से करके बात बनी। और फिर मैंने बोला ये और बता दो कौन है, जो सामने ब्लैक वाला स्टैचू गौतम बुद्धा का था, वो मेरे लिए अभी तक एक बना हुआ था कि कौन है, मैं नहीं समझ पाई थी तब तक। एंड पत्नी सर ने बोला हम जितने पिरामिड मास्टर्स हैं, हम सब ने पहले के जीवन में भी ध्यान सिखाया है, और ये जो है महात्मा बुद्ध, हमने इनसे डायरेक्ट दीक्षा ली थी हम सब ने, और हमने तब भी ध्यान सिखाया था, हमने सबको ध्यान सिखाया आनापानसति। तो मैंने कहा सर फिर दोबारा क्यों आए हम लोग, 2500 साल बाद हमारा दोबारा क्यों? तब सर ने कहा हम इस बार पिरामिड एनर्जी के लिए बोलने के लिए आए हैं, मेडिटेशन, बट पिरामिड मेडिटेशन। तो जो मेरा सत्य बना, मेरे संग जो ऊर्जा जुड़ी, वो प्लेन मेडिटेशन नहीं है, नॉट ओनली आनापानसति, आई कैन से पिरामिड आनापानसति ध्यान, ध्यान आनापानसति प्लस पिरामिड्स कहीं ना कहीं जुड़ा। और मेरा पहला क्वेश्चन पत्री सर से ये था, सर इतना बड़ा पिरामिड कितनी जगह में बनेगा, इतना बड़ा पिरामिड कितनी जगह में बनेगा? सर कहते हैं ये तो छोटा सा पिरामिड है। मैंने कहा जी पिरामिड वैली का पिरामिड छोटा है? सर कहते हैं ये तो छोटा सा है, आप पिरामिड बनाओगे 420 साइज का बनाओगे। मुझे लगा मजाक हो रहा है, 420। मैंने कहा सर ये नंबर, सर ने कहा नहीं एक पिरामिड आएगा। और सर ने वहाँ पे अनाउंस किया कि उत्तर भारत के जो हम कार्य के लिए था, अब हमें एक ऐसे मास्टर मिले हैं जो हमारी ये चेतन उत्तर भारत में पूरा स्प्रेड होगा, इन्हें बहुत कार्य करना है, ये सब चीज़ें करके। मेरा एक बहुत सुंदर, मैं बहुत आनंद, जिसे कहते हैं बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ, क्योंकि मुझे जीने की वजह मिल गई थी, मतलब एक अतृप्ति थी। पहले आत्म मरने के पश्चात के सत्य चाहिए थे, फिर गुरु चाहिए था, अब खुद को जान लिया तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मैं यहाँ पे ब्रह्मऋषि पितामह पत्री जी को मैं कोटि कोटि नमन करूंगी, मैं हृदय से मेरे लिए निकलेगा कि उन्होंने मेरी, अब हम आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह से मदद की, जिसे कहते हैं ना दोस्त दोस्त के काम आता है। ये गुरु, गुरु तो वो स्वयं को कहते ही नहीं है, लेकिन वो किस तरह तुम्हारे तारों को ढीले हो तो कस देते हैं, कसे हो तो ढीला कर देते हैं, जिसे कहते हैं हर साज को आवाज दे देते हैं, हर साज को ऐसी आवाज दे देते हैं कि सातों सुर एक लय में, एक अच्छे सुर में, जिसे कह सकते हैं कि एक अच्छा गीत बन जाता है।
एक संगीत बन जाता है। तो यहाँ मेरे लिए मेरा पिरामिड पत्री सर मेरे जीवन में ये लेकर है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। दर्शकों, हमने आज एक अनंत यात्रा की कहानी सुनी है। ऐसी सुंदर कहानी जहाँ हर मोड़ पर इतना कुछ होता गया। हम आगे और सुनेंगे इनसे, इनके जीवन में पिरामिड का आना, पत्री सर का आना, ये सब सारे बदलाव क्या क्या नए रहस्य खोलता गया इनके जीवन में, क्या क्या नया खुलता गया, इन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य कैसे जाना। ये सब कुछ जानने के लिए आप सभी से अनुरोध है, ऐसे ही बने रहिए दर्शकों पीएमसी हिंदी की आत्मा की यात्रा की श्रृंखला में। हम हर बार आपके लिए कुछ नया, कुछ अनमोल रत्न जोड़कर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।